अच्छा ठीक ठीक बताना, गांव में गिलहरी किस किसने देखी है, कभी उसको पकड़ने की कोशिश की है? जरा सा उंगली उसकी तरफ को करो तो तुरंत भागकर वो पेड़ पे चढ़ जाती है, होता है कि नहीं? इतनी चंचल होती है गिलहरी। या फिर चिड़िया की तरफ को आप लोग जाओ, तुरंत उड़ जाती है जरा सी देर में। पर ये जो अंकल जी हैं, इन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया उनको कि वो इनके कंधे पर बैठी हुई है, चिड़िया इनके सर पर बैठी हुई है। ये कब होता है? ये तब होता है कि जब आप लोग उस चीज़ के साथ में दिल से कनेक्टेड होते हैं, आप लोग किसी चीज़ के साथ में दिल से प्यार दिखाते हैं, तब ये रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। सेम चीज़ आज की डेट में आप लोग अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी चीज़ के लिए अगर आप लोग ट्रस्टवर्दी हैं, किसी भी चीज़ के लिए, इंसान के लिए, अपने काम के लिए, तो उसका रिजल्ट आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं ज़िंदगी में, चाहते तो हैं खुश होना, पर लेकिन अपनी तरफ से हम लोग जरा सा भी इनपुट देना नहीं चाहते हैं। तो ये रियलिटी में एक बहुत बड़ी सीख देने वाली वीडियो है। आप लोग खुद देखो, इसको फील करके देखो 1 मिनट के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से अगर आप लोग बैठे हो और आसपास में इस तरीके से आप लोग, ये पक्षी हैं या कोई कोई छोटे छोटे इस तरीके से जानवर हैं, क्या आप लोग उनके साथ में इतना कंफर्टेबल होंगे? वो आप लोगों को इतना कंफर्टेबल फील करा के आपके पास में आ पाएंगे? तो ये पालतू ही कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर ये पालतू नहीं है, ये किसी जगह पर बैठे हुए हैं। तो क्या सीख मिलती है आप लोगों को इस वीडियो से? छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ आप लोगों को सिखा के जाती हैं। तो लाइफ में इंप्रूवमेंट कैसे करना है, तो आप लोग देख सकते हैं किसी रिलेशनशिप में तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, अपना गोल बनाना है तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। तो हर एक चीज़ टाइम मांगती है, जिसमें टाइम दोगे वहाँ रिजल्ट भी आएगा। तो क्या सीखा बताना जरूर। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो दोस्तों कैसे है जोश, हाई है कि नहीं है? सुबह सुबह का टाइम है, जोश हाई होना चाहिए, फुल एनर्जी के साथ में जब आप लोग उठते हो ना भाई साहब, दिन ना एक नेक्स्ट लेवल का होता है। अगर आप लोग सुबह सुबह सोचो, फील कर रहे हो कि वाह यार, मतलब ज़िंदगी जीने में मज़ा आ गया, कितना शानदार दिन है, मतलब भीनी भीनी सी सर्दी, भीनी भीनी तो नहीं, हालांकि अच्छी खासी है लाइफ को शानदार तरीके से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ोगे तो फिर शानदार तरीके की परफॉर्मेंस आप लोग अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। उसके लिए पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर से आनी चाहिए। तो नए साल में किस किस ने शानदार तरीके से एंट्री की, ये बताना। कैसा रहा आप लोगों का पहला दिन? फिर से एक बात बोलना चाहूँगा, पहला दिन कैसा भी रहे, अगर अच्छा भी नहीं रहा या अच्छा रहा, उससे डिपेंड नहीं करता है कि नेक्स्ट डे आप लोगों का कैसा होगा, क्योंकि हर सुबह फिर से फ्रेश स्टार्ट करने का आप लोगों को एक चांस देती है। तो फिर से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहता है, तो ये है दिन जो आप लोग को अपॉर्चुनिटी देता है इंप्रूव करने की। तो अपनी ज़िंदगी को आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहेगा, पर उससे पहले मैं बात करूंगा डिसिप्लिन टेस्ट के बारे में। कौन कौन इंसान जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया था उसी टाइम आप लोग उठे हो। इसी के साथ में कल का दिन आप लोगों ने रिव्यू किया। इसी के साथ में आज के लिए क्या आप लोगों ने प्लानिंग कर ली है? इस वीडियो को जिस टाइम पर अपलोड किया है, क्या उस टाइम पर आप लोग देख रहे हो? मॉर्निंग में उठकर थोड़ा सा गुनगुना पानी आप लोगों को पीना है, जिससे कि आप लोगों की बॉडी जो है, उन्हें कहते हैं कि बॉडी के चक्षु खुल जाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर गुनगुना पानी पीने से क्या होता है, तो चक्षु खुल जाते हैं आप लोगों की बॉडी के, ठीक है। और इसी के साथ में वीडियो को आप लोग बताना कि किस किस ने वीडियो को बेसिकली अपना सपोर्ट दिखा, एक तरीके से रिव्यू करना अपनी वीडियो को, वीडियो जब कंप्लीट हो जाए कि हाँ क्या क्या आप लोगों ने इस वीडियो से नया कुछ सीखा है। तो ये आप लोगों का डिसिप्लिन टेस्ट होता है, तो इसको आप लोग अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है। तो शानदार डिस्कशन रहेगा, मज़ा आ जाएगा, वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ। अभी यहाँ पर अगर कुछ बातें मैं आप लोगों से करूँ, जैसे MG नरेगा के बारे में, तो ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, MG नरेगा के अंदर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डिटेल में डिस्कस करूंगा और इतना डिटेल में करूंगा कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सुन के। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। एक आर्टिकल होगा, एक क्या दो होंगे, G20 के बारे में। एक तो डिफरेंट होगा जो कि G20 को डिजिटल के साथ में कनेक्ट करेगा। दूसरा आर्टिकल आप लोगों का G20 से रिलेटेड होगा, पर लेकिन वो यूक्रेन के मुद्दे को कनेक्ट करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, वो भी सुनकर मजा आएगा। प्रसाद स्कीम के बारे में बड़ा ही बेहतरीन आर्टिकल है, वो भी सुनकर आप लोगों को प्रसाद मिलने वाला है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। और कई सारे आर्टिकल आप लोगों को छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, जो कि मैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बारे में बहुत ही सारी बातें हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर आप लोगों को आज की जो मोटिवेशनल कोटेशन है वो आप लोगों को कुछ नया सिखाने वाली है। क्या बोला गया है? बोला गया है कि अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखिए जिसे आप लोग पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप लोग खो चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि कई सारे लोग अपने पास्ट में जीना पसंद करते हैं। 2022 यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, अब 23 कैसे अच्छा हो सकता है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि आज तक किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब आगे सिलेक्शन कैसे हो सकता है। ऐसा क्या पॉसिबल है कि आप लोग अगर चाहें अपनी ज़िंदगी चेंज करना, वो चेंज नहीं कर सकते हैं? आज अभी इसी वक्त से आप लोग अपनी लाइफ में एक 180 डिग्री शिफ्ट लेकर आ सकते हैं। बस आप लोगों को डिसाइड करना है। आज डिसाइड किया और कल उधर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं यकीन आ रहा है तो स्टार्ट कर देखिए।
देखिए होता क्या है ना, इंसान ना स्टार्ट करने से डरता है, उसको ये लगता है कि पता नहीं यार क्या होगा। स्टार्ट करने से नहीं, एक्चुअली इंसान ना अननोन चीज़ों से डरता है, किसी अननोन इंसान से मिलने से डरता है, किसी अननोन जगह पर जाने से डरता है। कोई भी ऐसी चीज़ ना जिसने कभी देखी नहीं हो, जिसके बारे में उसकी मेमोरी में कुछ चीज़ें सेट ना हो, उससे इंसान डरता है एक्चुअल में। ये रियलिटी है, आप लोग फील करना है इस चीज़ को। मतलब एक तरीके से कहीं पर आप लोगों को ले जाके छोड़ दिया जाए किसी अनजान शहर में, तो आप लोग स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल रहेंगे, पर कुछ गलियाँ जानेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे वहाँ पर, तो फिर कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहीं जैसे आप लोग जाकर स्टार्टिंग में रूम लेते हैं, तब आप लोगों को ये फीलिंग आती है कि यार पता नहीं यहाँ पर कहाँ क्या होगा, कहाँ पर स्टेशनरी की शॉप होगी, कहाँ पर यहाँ पर टिफ़िन मिलेगा, कहाँ पर रूम मिलेगा ढंग का, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, लैंडलॉर्ड पता नहीं यार कैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं किस तरीके का रूममेट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में चलती रहती हैं, पर कुछ दिनों के बाद में वही आप लोगों की सारी चीज़ें लंगोटिया यार बन जाती हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी नया ट्राई करने से मत डरिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलती हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे कि हाँ उसमें आप लोगों को जो आप लोग एक तरीके से एक्सपेक्टेशन कर रहे थे अचीवमेंट की, वो एक्सपेक्टेशन आप लोगों की पूरी नहीं होगी, पर लेकिन कुछ नया तजुर्बा मिलेगा, और ये नया तजुर्बा ही आप लोगों को नई जिंदगी देकर जाता है। आंसर राइटिंग लिखने में दिक्कत हो रही है तो कौन माँ के पेट से सीख के आ रहा है, देख जाकर तो देखो कितने सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट करो जाकर आंसर राइटिंग में, खुद देखो आप लोग यहाँ पर, मतलब कितने सारे बच्चे रेगुलर यहाँ पर अपने आंसर जो है वो पोस्ट करते हैं। देखो आप लोग यहाँ पर एक बार नजर डाल के एक दूसरे का रिव्यू करो, कुछ अपना लिखो, कुछ दूसरे से सीखो और आगे बढ़ो। यही तो होती है यार जिंदगी। तो शानदार तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग दे सकते हैं। इसी के साथ में ये टेलीग्राम है जहाँ पर सारी पीडीएफ मिलती है। इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। कल क्वेश्चन वाली वीडियो आप लोग की अपलोड की थी, ये लगभग 8:30 बजे अपलोड, तो मतलब जल्दी हो मतलब कर दी थी, पर लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, तो इसकी वजह से प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ले लेती है, और शाम के टाइम तो और ज़्यादा है। तो इसकी वजह से सॉरी यार, कुछ बच्चे बोले थे कि सर बोल के मैंने बोला था ना 8:30 बजे आ जाएगी, तो 8:30 बजे बोल के सर इतनी लेट कैसे हो रही है, सर टाइम पर आ जाया करो यार मैं टाइम पर रहता हूँ, कभी कभी ना टेक्नोलॉजी मेरा टाइम बिगाड़ देती है, ठीक है तो उसको देखोगे, मैं इसलिए पोस्ट भी कर देता हूँ यहाँ पर जो चीज़ होती है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस वीडियो को देखना, अच्छे से एंजॉय करना। इसके बाद में फिर आप लोगों को जो वीडियो देखने को मिलेगी, कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर में कवर करूंगा, डिस्कस करेंगे उसको। यहाँ तो क्वेश्चन है, वहाँ पर थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, वो वीडियो भी आप लोग की आएगी, ठीक है। देखूंगा कुछ जो चीज़ आप लोग की कंप्लीट हो चुकी है आज, नहीं तो ये तो आज शाम को अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है, या फिर कल देख लेंगे, जैसे भी डिसाइड करना होगा बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा उसमें कुछ पोर्शन बचा हुआ है वो कंप्लीट करते ही, वरना कल तो पक्का आप लोग का देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आएगी पहले इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पर, लगभग 8 बजे 8:30 बजे करीब, ठीक है। तो तैयार रहना उस चीज़ को लेकर, ठीक है। बोलो आज करनी है या कल, चलो बताओ, जैसा कहोगे वैसे ही कर देंगे जो हुक्म मेरे आगा, ठीक है। SLV पीडीएफ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों के लिए, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक एडिटोरियल भी पोस्ट किया जाता है, वर्ड ऑफ द डे, क्वेश्चन बहुत सारे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, इसको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। तीनों टेलीग्राम ग्रुप शानदार तरीके से स्टडी आप लोग कर सकते हैं। एक ये काफ़ी प्यारी लगी मुझे, एक बच्चे के द्वारा भेजी गई थी, तो मैंने शेयर भी किया था इसको टेलीग्राम वगैरह पे। बोला गया कि नए साल में सिर्फ साल ही तो बदला यार, आप लोगों के लक्ष्य, जो आप लोग की उम्मीद, जो आप लोग के टारगेट जो हैं वो तो सारे वैके हुए हैं ना, उसमें कोई चेंज थोड़ी ना है। तो ये आप लोगों को सीखना है कि किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना है। रास्ता चेंज करो, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई साहब, गोल थोड़ी ना चेंज कर दोगे अपना, आप लोग खुद बताओ। तो अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने का एक सुनहरा मौका आप लोगों के सामने है। अपनी एक नई किताब लिख सकते हो आप लोग, आप लोगों के सामने सारी किताब नहीं, पन्ने खुले पड़े हैं बिल्कुल, ठीक है। तो कैसे लिखना चाहते हो, सोचो 2023 के एंड में जब आप लोग बैठे होगे और अपनी किताब पढ़ोगे जो आप लोगों ने लिखी है, उसको पढ़ने में मजा नहीं आना चाहिए। चलो किताब तो आप लोग फिर भी अगर ऐसी पढ़ रहे हो अपनी एनसीईआरटी उन्हीं से आप लोग बोर हो चुके हो, सोचो एक मूवी बनानी है आप लोग अपने ऊपर, पूरे साल की मूवी, और आप लोगों को साल के एंड में बैठकर देखनी है 31 दिसंबर को 2023 में। क्या वो मूवी देख के आप लोग खुश होगे, जो आप लोग मूवी लिखने जा रहे हो, जो आप लोग मूवी क्रिएट करने जा रहे हो? तो ऐसी मूवी क्रिएट करना यार जो बैठकर उस दिन उस टाइम पर मजा आ जाए कि वाह क्या साल जी है, वो वाली फीलिंग लेना स्टार्ट कर दी ना, जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। रियलिटी में बोल रहा हूँ, नहीं आता तो यकीन, नहीं यकीन आता तो करके देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, और हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, ठीक है बताइए कौन है, देखता हूँ कौन कौन इनको पहचान पाता है। पड़ोसी देश के नए लीडर हैं, इतना बता देता हूँ आप लोगों को हिंट। भारत रत्न अवॉर्डी सारी जो पर्सनैलिटी थी वो मैं कवर कर चुका हूँ। अभी यहाँ पर जो न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहेगी वो, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट जो पर्सन इन न्यूज़ होते हैं जिनसे क्वेश्चन आप लोग बन सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में पर्सन इन न्यूज़ जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन NDA CDS के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा UPSC के द्वारा पर्सन इन न्यूज़ पूछ ले जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से UPSC के द्वारा भी, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को बताना है, तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बता पाता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीजें जो कि आप लोगों को रेगुलर न्यूज में देखने को मिलती हैं, जैसे दिसंबर के महीने में GST कलेक्शन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है।
एक बार बैठकर टॉपिक को तैयार कर लो। हर महीने जीएसटी का कलेक्शन आता है, इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज जीएसटी में इतना कलेक्ट कर लिया, परसों इतना कलेक्ट कर लिया, किसी काम की चीज़ें नहीं होती आप लोगों की। जीएसटी के आर्टिकल अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, फिर किसी दिन टाइम निकालकर डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। बैठ के इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने बैठो पूरा, फिर से वो बातें कर रहे हो तो इतना टाइम आप लोगों के पास में नहीं होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये ध्यान रख लो। ये यूपीएससी का सिलेबस ढंग से कवर करना है तो आप लोगों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना पड़ेगा, वरना अंदर से पैनिक रहोगे आप लोग हमेशा, यार ये छूट गया, यार वो हो गया। अब ये जीएसटी का आर्टिकल, इवन एमजी नरेगा वाला आर्टिकल जो है मैं इस साल में कम से कम 3 या 4 बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक को तैयार करो, ना कि न्यूज तैयार करनी है। अब ये हर महीने आएगा, साल में 12 बार ये प्रस्तुत किया जाएगा, तो 12 के 12 बार जीएसटी कलेक्ट करोगे क्या आप लोग, मतलब उसको पूरा डिटेल में करने बैठोगे नहीं। एक बार अपने डिटेल कवर कर ली बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, उसके बाद में इस टॉपिक को रख दिया A4 साइज की शीट पर तैयार कर अब फिर नेक्स्ट जब भी आएगा, अगर कुछ नई चीजें आई हैं, कोई अमेंडमेंट कर दिया तो उसको देखना है, वरना पुराना उठाकर रिवाइज कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। तो जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है हमारी कंट्री में। कौन सा संविधान में संशोधन करके इसको ऐड किया गया, अभी पढ़ाया, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बताइए देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है, इसके बारे में बताना है। पाकिस्तान के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है, लंगोटिया यार है हम दोनों, पर लेकिन फिर भी अक्सर लंगोटिया यार लड़ते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर बेसिकली इंडिया ने पाकिस्तान से बोला है कि हमारे जो फिशरमैन है उनको रिलीज किया जाए ह्यूमैनिटेरियन बेसिकली बेसिस पर। यहाँ पर कई सारे सिविलियन भी हैं। होता क्या है देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर एक एग्रीमेंट है जिसमें यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक्सेस देते हैं एक दूसरे के, यहाँ पर जनवरी 1 को और जुलाई 1 को, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं, और ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर होता है कि हमारी जेल में पाकिस्तान के कितने लोग बंद हैं, पाकिस्तान की जेल में हमारे लोग कितने बंद हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन और लोगों को एक्सचेंज करने की कोशिश की जाती है। जिनका अगर सजा मिली हुई है, जिनकी सजा कंप्लीट हो चुकी है, तो उनका प्रोसीजर कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। पर पाकिस्तान इस बारे में कई बार जो है वो पीछे हटता हुआ नजर आता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो ऐश्वर्या राय की थी और रणदीप सिंह हुड्डा, मूवी का नाम क्या था बताएगा, मतलब जेल के अंदर ही इंसान को मार दिया जाता है, ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक एग्रीमेंट है यहाँ पर 2008 का एग्रीमेंट जो है, जिसको काउंसलर एक्सेस बोलते हैं। कई बार तो काउंसलर एक्सेस नहीं देते हैं, हमारे जो बेसिकली ना लोग रहते हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। दिक्कत क्या रहती है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। मतलब कहने का ये कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिससे साल में 2 बार ये न्यूज़ आएगी, तो एक बार आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया तो फिर चीज़ें सही हैं अपना कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरीके से पढ़नी है। अब कुछ आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से देखते हुए चलेंगे ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस ना हो, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उनके क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप लोगों को उनका आंसर करना होता है। और फीडबैक दे दिया करो, वीडियो जैसी भी लगती है अच्छी बुरी PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेनी है और चीज़ों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। दोस्तों G20 का टॉपिक पढ़ पढ़कर और पढ़ाकर ऐसी फीलिंग आने लगी है जैसे ऐसे नहीं कहते हैं, कोई काम करने के लिए बोलता है जी पापा जी, जी मम्मी जी, जी गुरु जी, जी मास्टर जी, G20 जी, G8 जी। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट एंगल से बात करेंगे। वैसे तो आप लोग G20 कंट्रीज़ के बारे में जानते ही हैं। G20 कंट्रीज़ के अंदर में कौन कौन है बेसिकली आप लोगों को ये बताना है, क्योंकि ऑलरेडी UPSC इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में G20 कंट्रीज़ के नाम लिखकर देख लो कि आप लोगों को याद है या फिर आप लोग भूल गए, क्योंकि भूलना मना है, ठीक है, नहीं कहते डरना मना है। कोई भी चीज़ भूलना मना है, अगर भूलोगे तो फिर से उसको रिवाइज करो। G20 कंट्री में एक खासियत है जो आप लोगों को पता भी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये कहने के लिए G20 है पर लेकिन इसके अंदर G20 है ही नहीं, मतलब इसके अंदर में टोटल मिलाकर 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, तो उनको मिलाकर इसको G20 नाम दिया गया है, ठीक है। तो G20 में 20 कंट्री हैं। अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछे तो बोलना चल झुट्टा, G20 में 20 नहीं है, 19 कंट्री है। इसके अंदर इतनी पॉपुलेशन है कि आप लोग अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें कि 2/3 जो दुनिया में पॉपुलेशन है वो ओनली इन 20 जो एंटिटी हैं इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। 75% जो दुनिया में ट्रेड होता है ना वो ओनली इन 20 कंट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल जो दुनिया की GDP है ना उसका 80% GDP जो है वो इन देशों से निकल कर आ जाता है। क्यों? इसी के अंदर इंडिया है, इसी के अंदर चाइना है, इसी के अंदर USA है, इसी के अंदर जर्मनी है, इसी के अंदर फ्रांस है, इसी के अंदर UK है। अब इसके अलावा बची क्या गया? ऑस्ट्रेलिया बच गया, ब्राजील बच गया, अर्जेंटीना बच गया, कनाडा बच गया, वो भी इसी के अंदर है। तो कहने का मतलब ये सऊदी अरेबिया बच गया ना, चलो ठीक है वो भी इसी के अंदर है। तो इसके अंदर में वो सारे देश हैं कि और किसी देश की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन G20 के बारे में।
और G20 ग्रुप अपने आप में इतना पावरफुल है कि अगर किसी देश में इसकी अगर मीटिंग हो रही है तो ये समझना कि वो देश अपने आप में ही एक तरीके से एक गरिमावान देश है, ठीक है। तो G20 की अगर पूछे कोई चेयरमैन कौन है आज के देश में, आज के टाइम में G20 का चेयरमैन कौन है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो बड़ा ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। चेयरमैन जो होता है वो इस पर्टिकुलर जो मीटिंग का वो होता है उस देश का प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आज की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के हैं वो G20 के चेयरमैन हैं। अगर बोला जाए तो G20 के चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व और गरिमा की बात है कि हमारा देश जो है वो G20 का हेड है। और ये कहीं ना कहीं हम लोग इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि G20 के चलते दुनिया को अपनी साख दिखा रहे हैं अलग अलग चीज़ों में, जैसे डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम G20 कंट्री का, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन G20 कंट्री का। मतलब आज के डेट में हम लोगों ने कई बार सुना है कि जो भी करना है ऑनलाइन करना है भाई साहब। ऑनलाइन जो है आज के डेट में सारी चीज़ें अवेलेबल है, कुछ भी खरीद लो कुछ भी बेच लो ऑनलाइन मिल जाता है। तो इसी के चलते ऑनलाइन सेफ होना भी तो जरूरी है। बहुत सारे लोगों के पैसे उठते हैं, फ्रॉड होता है ऑनलाइन की हेल्प से, तो इसलिए जरूरी है इसके बारे में सेफ चीज़ें लेकर चलना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 2 के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है वहां से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। जो यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करेंगे कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में तो एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके पापा कौन है, यानी कि इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है वो आप लोग बताइए। इसके द्वारा लॉन्च किया गया है स्टे सेफ ऑनलाइन, यानी कि आप लोगों को ऑनलाइन सेफ रहना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आप लोग कई बार बोलते रहता हूँ, कोई भी किसी को कोई भी कमेंट करे, अगर आप लोगों को लगता है कि उसको रिप्लाई नहीं करना है तो आप लोगों को नहीं करना है। कोई ज़बरदस्ती अगर आप लोगों को देखे, फेक इतनी आईडी है आज की डेट में, कोई भी आप लोगों से बेचारा बनकर हेल्प मांगने लगेगा और फिर किसी भी तरीके से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली फिर वो आप लोगों के ऊपर हावी हो जाएगा। तो ऑनलाइन मीडियम में आप लोगों को सेफ रहना है। टेलीग्राम में आंसर राइटिंग ग्रुप है, अपना आंसर पोस्ट करो वहां पर, इसके साथ में 1 या 2 आंसर पढ़ लो, जिसने आंसर दे रखे हैं उसके साथ में अपना आंसर मैच कर लो। अगर लग रहा है अच्छा लिख रखा है तो उसको थोड़ा सजेशन दे दो। बाकी अगर वो इनबॉक्स में आके प्राइवेट में कोई भी बातें आप लोगों से करने की कोशिश करे, रिप्लाई नहीं करना है और तुरंत उसको ब्लॉक मारना है, क्योंकि पर्सनल बातें करने के लिए नहीं, आप लोग यहाँ पर एजुकेशन के लिए हो। ये भी एक तरीका है अपने आप को सेफ रखने का। कोई भी लगता है आप लोगों को फालतू में कुछ भी मैसेज कर रहे हैं तो उसको तुरंत ब्लॉक करो। स्टार्टिंग में बेचारा होकर पढ़ाई की बातें स्टार्ट करेगा इंसान, उसके बाद में फिर आप लोगों को पता है क्या क्या चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस में जो सेफ ऑनलाइन जो यहाँ पर बातें जोड़ी गई हैं ये इन दोनों को कंप्लीट करती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे पास में फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे अधिकार है, पर लेकिन उसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी भी है। वो क्या है, वो हमारे कर्तव्य हैं, यानी कि अधिकार के साथ में कर्तव्य भी हैं। एक कोटेशन नहीं है, द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कल को आप लोग डीएम बनते हो जाकर तो आप लोगों के हाथ में पावर है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी के ऊपर भी जाकर आप लोग जो है बुलडोजर चढ़ा दोगे। आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि गरिमा में रहकर आप लोगों को काम करना है। तो इसीलिए सेफ जरूरी है, इनोवेशन की फील्ड में साथ में चीजें लेकर चलनी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें हमारी कंट्री में ये जो मिनिस्ट्री है इसके साथ में डिजाइन किया गया कि कैसे हम लोग को ऑनलाइन सेफ रहना है। तो यहाँ पर माउस देखने को मिलेगा, ये लोगो डिजाइन किया गया है और कंपेन स्टे सेफ ऑनलाइन कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में ये जो लॉन्च किए गए हैं डिजिटल इनोवेशन प्रोग्राम और स्टे सेफ ऑनलाइन कंपेन, इसके बारे में याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री कौन सी है। ये तो बेसिक चीजें होगी, पर लेकिन अगर कोई आप लोगों से पूछे कि ऑनलाइन सेफ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों से लिखने के लिए पूछी जा सकती है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, आज की डेट में आप लोग ऑनलाइन बैठे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी तो है कि सेफ इंटरनेट आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। मतलब क्या है, अगर कहीं बाहर आप लोग जाते हैं और आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी को पैसे ट्रांजैक्शन करने हैं तो कोशिश करो कोई भी पब्लिक का जो यहाँ पर वाईफाई है वो इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना है। कॉमन सेंस बता रहा हूँ बिल्कुल। आप लोग जा रहे हो कहीं पर कैफे के अंदर में, वहां पर जाकर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग जो है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है। अपने मोबाइल से ही अपने प्राइवेट नेटवर्क से ही चीजें करनी है। वुमेन या फिर जो बच्चे होते हैं उनको भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारी दिक्कतें निकल कर आती हैं। एक साउथ इंडिया की मूवी थी, आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा, मैंने शेयर भी की थी वो टेलीग्राम के ऊपर में। उस मूवी में ये दिखाया गया था कि एक औरत का बच्चा किडनैप हो गया। पता चला किडनैप कैसे हो गया, वो औरत उस बच्चे की एक एक इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत जो है फेसबुक पे और अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कर रही है। यानी कि वो कहाँ घूम रही है, बच्चे को आइसक्रीम कहाँ खिला रही है, उसका बच्चा स्कूल में कब जा रहा है, कौन से कलर की ड्रेस पहन रहा है, वो नहीं बोले मेरा बच्चा आज कितना सुंदर लग रहा है, ये ले क्लिक करके फोटो अपलोड कर देती हूँ, सब दुनिया देखो। मतलब अगर आप लोगों को कोई फोटो अपलोड करनी है
तो कोशिश करो कि जो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसकी अपलोड करो, ना कि उस चीज़ की अपलोड करो कि जो आप लोग करने वाले हो, क्योंकि इससे आप लोग की प्राइवेसी भी और आप लोग की सिक्योरिटी का भी यहाँ पर खतरा हो सकता है। क्या पता कौन बैठा हो ताव में, तो यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। ये आज की डेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है कि अभी आरबीआई ने खुद 1 जनवरी से इसके ऊपर दक्ष पोर्टल करके लॉन्च किया ताकि इन चीजों को रोका जा सके। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सामने निकल कर आ रहा है कि भाई छाती पीट पीट करके मैं रोकूंगा यहाँ पर रोकूंगा कैसे? आप लोग को अवेयर करके। आप लोग बोलोगे हमने तो कान में अपनी जो है उंगलियां डाल रखी, हम तो सुनते ही नहीं है। तो वो बोल रहा है कि मैं दिखाऊंगा तुमको एडवर्टीजमेंट कि भाई साहब ऐसे सेफ रहना है। तो बोला हमने आंखें बंद कर ली। वो बोल रहा है कि फिर क्या करोगे? वो सुंघाएगा तो नहीं कि हाँ ऐसे सेफ रह लो। तो हम लोगों को आंख नाक कान जो है खुले रखने पड़ेंगे, मुंह बंद रखना है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे तो फिर दिक्कतें होने लगती है। तो अपनी चीज़ें उतनी ही बोलो, नहीं पहले तोलो फिर बोलो। तो ये जरूरी है जिंदगी में, अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं सही तरीके से चीज़ों को लेकर चलना। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। वैसे कहने के लिए प्राइवेसी है, इनडायरेक्ट में बोला जाए तो कुछ भी प्राइवेट नहीं है। ऑनलाइन बैठे हो आप लोग कहीं पर भी, सारी चीज़ें आप लोग की अवेलेबल है। आप लोगों के एटीएम नंबर कहीं ना कहीं सेव कर रखा होगा, ठीक है? जीमेल पर आप लोगों की कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत सारी दुनिया भर की पड़ी होंगी। आप लोगों के फ़ोन में जो ऐप रहते हैं वो सारे आप लोग की लोकेशन ट्रेस करते रहते हैं, उनको सबको पता है आप लोग कहाँ कहाँ पर घूम रहे हो। इस तरीके से जहाँ पर भी आप लोग जा रहे हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन लग रही है, तो कहने के लिए सेफ है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर इससे भी ज़्यादा अतकी उतर जाए कि आप लोग खुद भी पब्लिकली सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तो फिर तो कोई भी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। सोशल मीडिया में हाइजीन रहना काफ़ी जरूरी है। सोशल मीडिया इतनी गंदी चीज़ आज की डेट में हो चुकी है। जितनी अच्छी ये बनाई गई थी कि सोसाइटी में मिलकर सब रहेंगे, सोशल मीडिया घर पे बैठे बैठे एक सोसाइटी बना लेते हैं ऑनलाइन। उनको घर में पता नहीं है कि क्या चल रहा है, पर लेकिन हाँ ऑनलाइन सोशल मीडिया में सबको इंटरेस्ट है। पर लेकिन ये इतनी गंदगी भर चुकी है इसमें जिसकी कुछ हद नहीं है। जरा सी देर में किसी न किसी की चीज़ें वायरल होती रहती है गलत तरीके से, वो भी। तो ये भी जरूरी है कि इसमें हाइजीन यानी कि साफ सफाई बनाना जरूरी है। तो आप लोगों को सतर्क रहना है, अपनी इतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ जितनी जरूरी है, वरना ज़्यादा पब्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की जरूरत है ही नहीं है कतई भी। साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस जो भी यहाँ पर बताई जाती हैं उनको फॉलो करो। ऑनलाइन चीज़ों में अपना जो ऐप होता है, जो भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट ऐप है, उसको अपडेट करते रहा करो प्ले स्टोर में जाकर। अगर अपडेट नहीं करोगे तो पता नहीं कब आप लोगों की चीज़ें जो है वो हैक होती नजर आए। और डिजिटल हाइजीन यहाँ पर इसी सब चीज़ों का एक जिस्ट आप लोगों को बताएगा, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में चीज़ें चल रही है ना। ऑनलाइन बैठे हो फिलहाल के टाइम पे लेक्चर देख रहे हो ना, ठीक है? तो डिजिटली आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो ये आप लोगों को देखना है कि आप लोग कैसे सिक्योर रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर देना बंद कर दो, ठीक है, कि हमको तो डिजिटली सिक्योर रहना है। इसका मतलब यहाँ पर यह कि फालतू में किसी को अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दो। पब्लिकली कोई आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा भी नहीं। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आप लोगों को इनबॉक्स में मैसेज करेगा, प्राइवेटली मैसेज करेगा, अब वहाँ पर उसको मैनेज करना आप लोगों को आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, इसीलिए G20 में यहाँ पर ये मुद्दा उठाया, क्योंकि इंडिया चाहता है कि इस चीज़ को लीड कर कर चला जाए। हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दूं मैं आप लोगों को, लोगों के हाथ में मोबाइल तो आ गया है, पर लेकिन लोग जो हैं इसकी कितनी ज़्यादा ग्रेविटी, कितना ज़्यादा खतरनाक ये हो सकता है, उसके लिए अवेयर नहीं है। मैं बता दूं दिन में 5-7 कॉल ऐसी आई जाती है कि सर लोन ले लो, सर यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, सर यहाँ से क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, सर यहाँ पर ज़मीन मिल रही है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये सारी हरकतें हैं कि डेटा बेचा जा रहा है। अब किस किस को रोका जाए यहाँ पर, इसके लिए भी हालांकि अभी यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर जुगाड़ कर रहे हैं, पर लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इन फ्रॉड के चक्कर में आते हैं आज के डेट में, और बहुत सारे लोगों का पैसा जाता है अलग अलग तरीके से। इतने सारे हैक ढूंढ लिए हैं ना इन्होंने भाई साहब, जिसकी कुछ हद नहीं है, नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो अपने आप को सेफ रखना है, तो वो है सीधा सीधा कि आप लोग अवेयर रहें इन चीज़ों के बारे में, तभी अपने आप को सेफ रख पाएंगे। अब जो यहाँ पर ये कैंपेन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि ये क्या है, ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर भी आप लोग रहते हैं सब जगह ये आप लोगों को अवेयर कराएगा, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट का इंक्रीज बढ़ रहा है आज के डेट में, यूज किया जा रहा है, तो ये पैरेलल में चलना जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जो साइबर रिस्क होता है उसको यहां पर ये कम करता हुआ नजर आएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंग्लिश, इसी के साथ में हिंदी और इसी के साथ में कई सारी लोकल लैंग्वेज में भी लॉन्च किया गया कैंपेन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर कई सारे कैंपेन जो है गवर्नमेंट चला रही है, मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चला रही है, कार्टून बना रही है, यहाँ पर पजल्स, शॉर्ट स्टोरीज, वीडियोस यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रही है। और गवर्नमेंट की जो माई गव वेबसाइट है उस पर भी यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जो हैं ये अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि इससे पार्टनरशिप में मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, वो वाली चीज़ें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं।
तो क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर चीज़ें ध्यान में रख कर नहीं चलेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर अब तो ये तो अवेयरनेस के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है G20 डिजिटल जो इनोवेशन अलायंस है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो G20 कंट्री हैं उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप लोग आओ और डिजिटली एक दूसरे के साथ में हम लोग इन्वॉल्व करें, अलायंस बनाएं कि कैसे चीज़ों को लेकर चलनी है। आज की डेट में आप लोग खुद सोचो, जैसे मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये टीचिंग यानी कि सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं ऑनलाइन। ऐसी ही बहुत सारी सर्विस है जो ऑनलाइन लेते हैं आज की डेट में। आप लोग मान लीजिए किसी डॉक्टर की सर्विस ऑनलाइन लेनी है, ठीक है, किसी भी डॉक्टर से आप लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं आज की डेट में। इसी तरीके से आप लोग किसी सीए से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं आज की डेट में। किसी आप लोग एक तरीके से ऐसे इंसान से वकील से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सर्विस है, तो आप लोग पैसा दो, वो आप लोगों को सर्विस देगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज के डेट में घर पर बैठे बैठे लोग अपना काम कर पा रहे हैं। तो डिजिटली बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग निकाल पा रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को? ये अपने ही आप में इतना बड़ा इनोवेशन होता जा रहा है कि आज की डेट में लोग जो है बहुत सारे लोगों को जॉब दे पा रहे हैं यहाँ पर इसकी वजह से, वरना लोग बहुत सारे बेरोजगार थे। ये समझिए आप लोग यहाँ पर, यानी कि कहीं ना कहीं डेवलपिंग जो यहाँ पर जो इनोवेटिव जो चीजें चल रही हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है। तो G20 कंट्री को अभी इन्वाइट किया गया और 9 जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रही है कि हाँ ये सही है। इसकी वजह से बहुत सारी स्टार्टअप भी निकल कर आ रहे हैं ऑनलाइन मीडियम में। तो डिजिटल इनोवेशन जो अलायंस है यहाँ पर, ये उसके अंदर 174 स्टार्टअप जो हैं उस कंट्री के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको इन्वाइट किया गया है और वो 6 सेक्टर में मिलकर काम करने वाले हैं। मतलब एजुकेशन में काम करेंगे, हेल्थ में काम करेंगे, एग्रीकल्चर में, फाइनेंस में, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और फाइनेंस, इनके अंदर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि क्या मतलब हो गया, एजुकेशन में टेक जोड़ दिया, एडुटेक हो गया, ठीक है, एडुटेक कर दिया इसको, हेल्थ टेक हो गया, एग्रीटेक हो गया, फिनटेक हो गया। तो फाइनेंशियल यानी कि जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जो भी सिस्टम आप लोग यूज करते हैं, आप लोग दुनिया भर के ऐप यूज करते हैं ऑनलाइन, तो ये सारे आप लोग यहाँ पर फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर में आते हैं। पर इसी के साथ में सिक्योर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। पता चला पैसा ट्रांसफर किसी को किया और बीच में लेकर कोई और उड़ गया और बोला मजा आ गया भाई साहब, आज तो ना छप्पर फाड़ के पैसा मिला है। तो ये सारी चीजें रोकनी है, इसीलिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात की जाती है ताकि यहां पर बीच में कोई भी उस पैसे को उड़ा न सके। ये जरूरी है यहां पर। और सबसे बड़ी बात जो है यहां पर, ये याद रखिएगा, ये आगे भी न्यूज में आएगा, सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके लिए इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा अगस्त 2023 में। यानी कि मैं आप लोगों को अभी से ही ये बातें बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगस्त 2023 में फिर से ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। अब शब्द आ गया सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह कि आप लोग एक पैंट शर्ट लेकर आए, वो पैंट शर्ट आप लोगों ने पहले बनी शादी विवाह में पहनी, अपना बारात मार के आए उससे, उसके बाद में वो पुरानी होगी तो आप लोगों ने घर पे पहनना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, जो पैंट है वो थोड़ी सी खराब होने लगी तो उसको काट के आप लोगों ने निक्कर बना लिया। निक्कर बना लिया, उसके बाद में क्या किया, वो और थोड़ी खराब हुई तो फिर काट के उसका थैला बना लिया, और थोड़ी खराब हुई तो फिर थैला बनाने के बाद में फिर क्या किया, उसका पोछा बना लिया, और जब सारी चीजें खत्म हो गई तो फिर जो है इसको लास्ट में जो है उसका दाह संस्कार किया गया। तो ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं उस चीज का एक भरपूर इस्तेमाल किया गया यहां पर। तो कोई भी यहां पर अगर मिनिमम वेस्ट जनरेट करना है तो मिनिमम वेस्ट हो गया ना वहां पर। पता चला पैंट खराब हुई, स्टार्टिंग में उसको फेंक दिया, तो ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम वेस्ट जनरेट कर दिया। तो हमारी सोसाइटी इतनी बेहतरीन सोसाइटी है, हम लोग रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करना है ये जानते हैं। तो मिनिमम वेस्ट जनरेट करना है, कलेक्ट करना है, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको मिनिमाइज करना है, उसको एक तरीके से लैंडफिल करने ना कहीं पर जाकर। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के आसपास वाले रीजन में अगर जाओगे, दिल्ली के खासकर रीजन में अंदर, ठीक है, सेक्टर 62 के आसपास में देखना, उससे नोएडा के आसपास में अगर इधर भी आओगे आप लोग, बेसिकली यूपी की साइड को भी, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा आगे जाकर आप लोगों को नजर आ जाए कितने बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। तो दिल्ली के अंदर भी आप लोगों को पहाड़ी इलाके देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो वे क्या है, कूड़े के पहाड़ है। तो मैक्सिमम रिसाइकिल करना है, यहाँ पर लेस नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए जाएं एक तरीके से, ठीक है, ताकि उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, ऐसा नहीं कि बस पेड़ काटे जा रहे हैं और फेंके जा रहे हैं। डिजाइन करना है सर्कुलर के लिए और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब कहने का सीधा सीधा यहाँ पर ये हो गया कि कंज्यूम करना है, रिसाइकिल और रीयूज करना है और फिर से मैन्युफैक्चर करना है उसी से। देखा होगा ना कई बार आप लोगों ने प्लास्टिक की बोतल की दीवार बना दी, उसके अंदर सीमेंट भर भर के, ये क्या हो गया, ये इसका सही इस्तेमाल हो गया, ये यूटिलाइजेशन यहाँ पर है। तो ऐसे सर्कुलर इकोनॉमी है जो कि यहां पर काम कर रही है। और यही सर्कुलर इकोनॉमी जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है,
ये हर एक फील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं। एनर्जी के फील्ड में, वाटर के फील्ड में, बायोडाइवर्सिटी के, सिक्योर सोसाइटी और कल्चर के, हेल्थ के अंदर, वैल्यू चेन अगर बात करें, मटेरियल, मतलब 7 पिलर हैं इसके। अगर सर्कुलर इकोनॉमी को ढंग से इस्तेमाल करने वाली बात आएगी इफिशिएंसी के साथ में, तो यहां से आप लोग समझिए इसका बेसिक मतलब क्या हो गया। बेसिक मतलब ये हो गया कि ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली हम लोग चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने पैंट शर्ट का उदाहरण देकर बनाया, एक चीज़ मैंने छोड़ दी उसमें, शर्ट है। शर्ट का मतलब क्या है, अभी भी आज की डेट में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे मान लें नहीं फॉइल पेपर आप लोग यूज़ करते हो, पर लेकिन कई बार बोलते हैं फॉइल पेपर जो है वो अच्छा नहीं रहता है। तो जैसे जब मैं घर जाता हूँ तो मम्मी जो है कभी पराठे दे देती है बना के, ठीक है, आलू के पराठे दे दिया, फिर कभी नॉर्मल पराठे दे दिए बना के, तो उसको क्या करती हैं, कपड़ा रहता है जो कि मतलब एक तरीके से शर्ट का या फिर कोई भी ऐसा रहेगा, उसका छलना बोलते हैं बेसिकली उसको, ठीक है। तो छलने में लपेट के उसको, उसके ऊपर से पन्नी बांध के उसको बेसिकली रख लो अपने टिफिन वगैरह में, जो भी आप लोगों को लेकर जाना है, तो इससे गर्म भी रहेगा और चीज़ें भी सही चलती रहेंगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आज भी यहाँ पर गांव में अगर आप लोग जाओगे इस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल होती नजर आती हैं, ठीक है, और मैं भी इस्तेमाल करता हूँ मेरे पास में से मैं बाहर आता हूँ तो कई सारे छलने जो मेरे पास में इकट्ठे कर रखे हैं, तो मैं सोचता हूँ लेके जाऊँगा, तो मम्मी कई बार कहती है कि ले जाके रख लिया कर वहाँ पे, ठीक है तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चीज़ों का। तो ये जो फॉइल पेपर वगैरह होता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बना रखी हैं, ये कहने के लिए अच्छी हैं पर लेकिन ये हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। तो कोशिश करो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। पानी पीना है तो स्टील के बर्तन में आप लोग पानी पीने की कोशिश करो, ठीक है, प्लास्टिक को थोड़ा सा इग्नोर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप लोग फेंक देनी है चीज़ें उठा उठाकर, जो है उनको इस्तेमाल करो पर नई लाने से बचो, ठीक है। जहाँ पर लग रहा है कि आप लोग स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हो, बोतल जो है वो कांच की यूज़ कर सकते हो, या फिर प्लास्टिक जो बोतल है ना, स्टील की बोतल भी आती हैं या फिर कॉपर की आती हैं, थोड़ी सी महंगी आती हैं पर लेकिन बहुत ही अच्छी रहती हैं हेल्थ के लिए, तो वो चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में आप लोग इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो समझ में आ गई सारी चीज़ें। इस तरीके से टॉपिक को यार आप लोगों को तैयार करना है। अब यहाँ पर G20 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप लोगों को बता दी। G20 से रिलेटेड हमारे देश में क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। सारी चीज़ें एक एक कर मैंने पढ़ा दी। इसी के साथ में सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया, क्या क्या डिजिटल इनोवेशन के बारे में है वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसके चलते बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से ये सारा जो प्रोसीजर होगा इसको सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जाएगा। जूरी रहेंगे इसके अंदर में, एकेडमिक, कॉर्पोरेट, मिनिस्टर, सब एक तरीके से इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पर टॉप 3 जो भी इनोवेशन होंगे इस सेक्टर में उनको अवार्ड दिया जाएगा। यानी कि जो सेक्टर है यहाँ पर इसमें से टॉप 3 को चूज किया जाएगा अवार्ड के लिए, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को बोल दूं, जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं लेक्चर, रेगुलर हिंदी और इंग्लिश PDF आप लोगों को दोनों में मिलती है। जैसे जो मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिल जाता है और इंग्लिश में भी, छोड़कर पिक्चरों को, क्योंकि पिक्चर यार ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी इंग्लिश में रहती हैं, बाकी आप लोगों को हिंदी में सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इवन क्वेश्चन भी आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलता है, ठीक है। G20 डिजिटल इनोवेशन जो यहाँ पर अलायंस है प्रोग्राम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है आप लोगों को पढ़नी है। बोला गया कि एम है अडॉप्ट किया जाए डिजिटल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय स्टार्टअप फ्रॉम द G20 नेशन ओनली। बोला गया कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये एड्रेस कर रहा है कि नीड ह्यूमैनिटी इन द 6 जो क्रिटिकली जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उसमें। सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोग को बताना है, मतलब सही नहीं है वैसे, आप लोग अटेम्प्ट कर लो, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि क्या है आप लोगों के हिसाब से आंसर। तो यहाँ पर बोला गया कि ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पर ओनली लिखा हुआ आ जाए ना तो भाई साहब वहाँ पर सतर्क हो जाओ कि कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ होने वाली है। तो ओनली बहुत ही नेगेटिव शब्द है यहाँ पर ये, ठीक है, मतलब खासकर UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब आप लोगों के साथ में भावनाओं के साथ में खेलने वाला है। तो ओनली शब्द के साथ में सतर्क रहना है। तो यहाँ पर देखिए बात क्या की जा रही है कि G20 नेशन एज वेल इन्वाइट किया गया नॉन मेंबर नेशंस को। तो ये याद रखिएगा, अलग अलग जो यहाँ पर 174 स्टार्टअप आ रहे हैं इन 6 कैटेगरी में जो मैंने भी आप लोगों को बताई। तो दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है पर इनकरेक्ट पूछा गया तो आंसर ए हो गया, और अगर करेक्ट पूछा जाता तो क्या होता, तो आप लोगों को पता है कंफ्यूज आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर इसका ओनली 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी टॉपिक में डाउट है तो उसको पूछना है और चीज़ें ऐसे पढ़ा करो कि किसी को पढ़ा सको। ऐसे नहीं कि बस अपना आप पढ़ के बस हाँ ठीक है हो गया काम। अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, किसी को पढ़ाना है, आप लोग अपना अलर्टनेस का लेवल देखना, फिर नेक्स्ट लेवल आप लोगों का बढ़ जाएगा। सोचना इसको जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ कि हाँ किसी को पढ़ाना है और फिर देखना कितना मजा आता है, ठीक है। तो बताया करो कहीं डाउट हो तो। अच्छा, जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हो खासकर किसी रिलीजियस प्लेस के पास में, तो आप लोग को मतलब लगता नहीं होगा कि प्रसाद चाहिए यार,
प्रसाद वरसाद मिलता रहे तो मजा आता रहता है। कई बार अक्सर बात करें गुरुद्वारे के अंदर में, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर अक्सर कोई इंसान जाए तो बिना प्रसाद लिए शायद नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रसाद एक ऐसी चीज़ है जो कि श्रद्धा के साथ में कनेक्टेड है, यानी कि हमारी आस्था के साथ में कनेक्टेड है। तो उसी के नाम पर यहाँ पर एक प्रोजेक्ट या फिर स्कीम आप लोग बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई थी। इस स्कीम के तहत में जो हमारे देश के अंदर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कनेक्ट कर दी, ताकि हम लोग वहाँ पर उनको इम्प्रूव कर सकें। प्रसाद की फुल फॉर्म क्या है, अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं फुल फॉर्म का प्रसाद आप लोगों को जरूर दूंगा, मतलब आप लोगों को फुल फॉर्म जरूर बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यार ये है, आज की डेट में आप लोग ये देख सकते हैं, कोई भी इंसान कहीं घूमने जाता है तो सोशल मीडिया की वजह से यहाँ पर उसके हाथ में हमेशा कैमरा रहता है और एक काफ़ी अच्छा प्रमोशन हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का, जब हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग घूमने जाते हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो प्रसाद प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अभी रिसेंटली जो हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको रामप्पा टेम्पल तेलंगाना के अंदर अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, तो इसके तहत यहाँ पर चीज़ों को स्टार्ट किया जा रहा है। इसके तहत यहाँ पर कैसे इसको डेवलप करना है एज ए श्रद्धालु का जगह, जहाँ पर श्रद्धालु आकर अपनी लाइफ को जो है थोड़ा शांति फील कर सकें, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक आप लोगों का कनेक्ट हो जाता है, ये आप लोगों का जो आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से भी और गवर्नमेंट की स्कीम, तो दोनों ही तरीके से ये टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, अभी मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो एक बच्चे के द्वारा कमेंट लिखा गया कि सर दिल्ली में जो है बहुत सर्दी है, ठीक है, तो हमारी प्रेसिडेंट जो है वो तेलंगाना घूमने निकल गई हैं, अपना मजे करेंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि तेलंगाना में घूम रही हैं। तो ये भी आप लोग तरीका देख सकते हैं याद रखने का, मतलब इस तरीके की चीज़ें भी नोटिस की जाती हैं। देखो होता क्या है, जब आप लोग कोई चीज़ें पढ़ते हैं ना, आप लोग जब उसके अंदर फीलिंग डाल देते हैं तो वो चीज़ें आप लोगों के अंदर, आप लोगों के याद लंबे समय तक रहने लगती है। अब जिस बच्चे ने बात सोची होगी तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि हमारी प्रेसिडेंट जो है वो कहाँ पर गई थी, उसने कौन सी स्कीम लॉन्च करी थी, क्यों, क्योंकि उसको कनेक्ट कर गया अलग तरीके से, फीलिंग के साथ में कनेक्ट कर गया। यार दिल्ली में तो इतनी सर्दी हो रही है, वो सही अपना तेलंगाना में गई हैं तो वहाँ पर सर्दी कम होगी, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। अब उसको ये चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर गई, इनको तेलंगाना में गई यार, वहाँ पर जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। तो फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है भाई, उसको जहाँ पर लगा दोगे ना वो चीज़ कभी आप लोग भूलोगे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जिस इंसान के साथ में फीलिंग अटैच रह जाती है उस इंसान की अक्सर बातें आप लोग कभी भूलते नहीं है, लंबे समय तक उस इंसान की बातें आप लोगों को याद रहती है। इवन अगर किस इंसान के साथ में आप लोग कहीं घूमने गए हैं किसी लोकेशन पर आप लोग, और वो इंसान आप लोगों के साथ में नहीं है उस लोकेशन पर, और आप लोग कहीं वैसे अकेले उस लोकेशन पर फिर जाते हो, तो आप लोगों को याद आती हैं, आप लोग रिकॉल करते हो कि हाँ यार यहाँ पर हम लोग थे, ऐसे घुमा करते थे, ऐसे खाया पिया करते थे यहाँ पर, ठीक है। कहीं लड़ाई हुई तो यार यहाँ पर हमारी लड़ाई हुई थी, ठीक है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो यार यहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। किसी के साथ में कुछ और उल्टी सीधी हरकतें, कहीं मूवी देखने गए, बैठे हुए टाइम पास किया, यहाँ पर यार हम लोग चाय पिया करते थे, यहाँ पर आकर बैठा करते थे, तो वो क्या होगी, वो फीलिंग अटैच होना बोलते हैं उसको। तो वो चीज़ें अक्सर आप लोग याद रखते हैं और अक्सर उनको रिकॉल कर पाते हैं, तो ये अपने आप में याद रखेगा। तो उसी के साथ में कनेक्ट कर यहाँ पर ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कुछ कुछ बातें ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें जो है वो क्लियर करता हुआ मैं यहाँ पर बढ़ूंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर पहले आप लोगों के प्रसाद स्कीम के बारे में थोड़ा बताता हूँ। प्रसाद जो स्कीम है ये आज की नहीं है, बहुत ही पुराना है, यानी कि प्रसाद जो है वो काफ़ी पुराना है, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और क्वेश्चन अगर अब पूछ ले आप लोगों से आकर, मान लीजिए 2023 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग बोलेंगे यार 2015 की स्कीम थी, 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया, अब 2015 की स्कीम रटनी पड़ेगी हम लोग को। करंट अफेयर इसीलिए पढ़े जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो आप लोग को बताते हैं करंट अफेयर की क्या पढ़ना है, आप लोग को कौन सी चीज न्यूज में आ रही है वो आप लोग को पढ़नी है। अब प्रसाद स्कीम के बारे में आ गया, ऐसा ना थोड़ा ना कि 2015 की सारी स्कीम जो है वो आप लोग को पढ़ के जानी है, अब जो स्कीम न्यूज में आ गई वही तो पढ़ के जानी है। तो करंट अफेयर आप लोग को बताता है कि कौन कौन सी चीज आप लोग को पढ़ के जानी है, इसलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है प्रसाद का, यह है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी आर्गुमेंटेशन ड्राइव, यानी कि एक तरीके से जो भी श्रद्धालु होते हैं उनको रिजुविनेट करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए ड्राइव चलाई जा रही है ताकि उनकी श्रद्धा को भी ध्यान में रखा जा सके और उन चीज़ों को भी साफ सफाई के तरीके से देखा जा सके। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, जो आप लोग कंफ्यूजन में डाला जाएगा 1 मिनट के अंदर में, आप लोग बोल देंगे ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम नहीं है। उन्हें कहते हैं संजय दत्त, नहीं, ये किसकी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। मतलब इसका मतलब है कि चीज़ों को साफ सफाई रखना, मेंटेन करना, जैसे कि प्रोटेक्ट करना म्यूनमेंट को। म्यूनमेंट मतलब जैसे हमारे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है,
तो जैसे हमारे जो नए नए जो धरोहर मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है, तो उनको हम लोग मेंटेन रखें, ताकि कोई घूमने भी आए तो बोले वाह यार वहां घूमने गया था, मैं मजा आ गया घूम के। टॉयलेट की फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉयलेट एक तरीके से फैसिलिटी जहां पर नहीं होती, आप लोग खुद सोचो, वहां पर कोई दीवारों पर वहां पर नक्शे बना रहा है, कोई कुछ हरकतें कर रहा है, ठीक है, तो ये जरूरी है साफ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ पर खासकर लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अगर पीरियड साइकिल चल रही है, कोई कहीं पर घूमने जा रहा है, तो उस टाइम पर वो सारी फैसिलिटी कम से कम अवेलेबल कराई जाए। तो टॉयलेट फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए खासकर, ठीक है। रेस्ट रूम की फैसिलिटी, कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन जा रही है, इसी के साथ में कहां से देखना है, कैसा एयर, एक तरीके से एयर थिएटर है वहां पर, रेन शेल्टर है वहां पर, बारिश हो गई एकदम क्या, ये सारी फैसिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। अगर कल को कोई दिक्कत हो तो यहां पर शांति में बेसिकली वहां पर इंसान जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, ठीक है। तो कितना प्रसाद मिल रहा है प्रसाद स्कीम के तहत आप लोग समझ गए होंगे। तो नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद है जो मैंने आप लोगों को बताई, लॉन्च की गई यहां पर। इसी के साथ में आगे 2017 में चेंज किया गया प्रसाद को नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो यहां पर समझ सकते हैं, पहले यहां पर हल्का फुल्का सा क्या चेंज किया गया इसके अंदर में, पढ़ो इसको एक मिनट, देखते हैं क्या क्या चेंज किया गया। नाम में आप लोग देखिए यहां पर थोड़ा सा आप लोग यहां पर प्रसाद का यहां पर PRAS तो H हटा दिया यहां से, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, मतलब एक तरीके चेंज किया गया, इसमें H लगा दिया, ठीक है, सॉरी हटाया नहीं, H लगा दिया। तो चेंज फ्रॉम, तो यहां पर H लग गया, पहले इसके अंदर H नहीं था। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का है कि और ज्यादा इसको समझने के पॉइंट ऑफ से बनाया गया है। कैसी स्कीम है यहाँ पर, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि भाई साहब हम सपोर्ट करेंगे, बस तुम इंप्लीमेंट करते रहो, पैसा हम देते रहेंगे, तुम बस चीजों को लेकर चलते रहो। इंप्लीमेंट करने वाली जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो आइडेंटिफाई करती है कि ये पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी के अंदर में यहाँ पर ये चीजें हैं, उसको किस तरीके से लेकर चलना है। रोड वगैरह भी जरूरी है। पता चला अभी मैं एक पर्टिकुलर कोई वीडियो देख रहा था, कोई बुद्धिस्ट साइट है, मैं एग्जैक्टली नाम उसका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उससे रिलेटेड वो वीडियो थी। कोई बंदा था शायद जापान का था, आई थिंक, वो घूमने आया था, उससे पूछा गया कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब उस पर्टिकुलर साइट को लेकर। तो उसने बोला कि मतलब एक तरीके से ना कि रोड वाज पुअरली मेंटेन, मतलब उसने बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोली जो सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कहने का मतलब ये कि हमारी कंट्री की इमेज कैसी जाती है बाहर, वो भी डिपेंड करती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर मेंशन हो चुकी है भाई साहब। कहीं आप लोग घूमने जाओगे ना, आप लोग ये देखोगे इस एरिया का क्या फेमस है, और फेमस में अगर वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो आप लोग और इंटरेस्ट में जाओगे। तो इसलिए यहां पर आप लोगों को पता चल जाता है कि ये घूमने वाली जगह भी है। तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पर साफ सफाई रखना, वहां तक जाने का रास्ता मेंटेन करना वो जरूरी है। तो प्रसाद स्कीम, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी रिलीजियस जो एरिया है, चाहे वो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें, खासकर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो यहां पर आप लोग देखते हैं कामाख्या, ठीक है, टेंपल के बारे में। इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश में जाएं, यहां पर बिहार के अंदर में जाएं, तो ये बहुत सारे ऐसे एरिया हैं आज की डेट में जिनको डेवलप किया जा रहा है इन स्कीम के तहत में, ताकि ढंग से आगे लेकर चला जा सके। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मतलब अमृतसर, केदारनाथ, ये अजमेर हो गया, मथुरा हो गया, वाराणसी, गया, पुरी, ये सारे एरिया है जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो प्रसाद सिटी की कैटेगरी में इनको इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर पैसे देगी ताकि इन चीजों को इंप्रूव किया जा सके और आने वाले टाइम में चीजें जो हैं वो एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाई जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को यहां पर याद रखना है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है ताकि लगे कि समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया स्कीम के बारे में बेसिक और स्टैटिक इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा करंट के बारे में हम लोग नजर डालेंगे, जैसे कहां पर अब ये डेवलप किया जा रहा है। जैसे भद्रचलन ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, यानी कि भद्रचलन के अंदर में जो मंदिरों का समूह है, वहां पर लगभग 350 साल पुराने यहां पर ये टेम्पल है जो कि रामायण के साथ में एसोसिएटेड है। मतलब क्या था, ये माना गया कि जब राम जी को उनके घर से निकाला गया, एक तरीके से निकाला क्या गया, बेसिकली अपनी मन से निकले वहां पर एक अपने पिताश्री का वचन को पूरा करने के लिए, जो उनकी माँ जो कैकेयी थी उनके द्वारा यहाँ पर जो वो वचन पूरे करने की बात की गई थी। तो उसके चलते जब वो निकले घर से और अपने साथ में यहाँ पर लक्ष्मण और सीता माता जी को साथ में लेकर, तो लगभग 14 साल उन्होंने वनवास में बिताए। तो उसमें से कुछ टाइम ड्यूरेशन जो है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे उनके द्वारा बिताया गया, यानी कि ये भी हिस्सा यहाँ पर था जिसमें यहाँ पर ये परनासला जो गांव है यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो परनासला जो नामक विलेज में उनके द्वारा टाइम बिताया गया। और ये जो गांव है ये गोदावरी रिवर के किनारे पर है।
तो ये यहाँ पर इसलिए काफी फेमस एक साइट भी है यहाँ पर, इससे रिलेटेड यहाँ पर जो राम जी से रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं, तो इसके चलते ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको प्रसाद स्कीम के तहत ऐड किया गया है। ठीक है, एक और यहां पर ये तो काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ये क्या है, ये है रामप्पा टेम्पल। और ये दोनों की दोनों साइट आप लोगों को कहां पर, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगी। तो रुद्रेश्वर टेम्पल जो कि यहां पर 1213 एडी में यहां पर बनाया गया, यहां पर काकतिया जो एम्पायर के द्वारा। तो यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया, तो काकतिया एम्पायर में यहां पर जो एम्पायर थे, ठीक है, उनका नाम था यहाँ पर, जो उनके एम्परर खासकर आप लोगों से पूछा जा सकता है उनके नहीं एक तरीके से किस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो इनका नाम था यहाँ पर रेचला रुद्र। ठीक है, तो यहाँ पर रेचला रुद्र जो थे यहाँ पर ये जनरल थे काकतिया किंग, जो यहाँ पर जिनका नाम था गणपति देव। तो उनके जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जनरल थे यानी कि सेनापति आप लोग बोल सकते हो, इनके द्वारा यहाँ पर ये चीजें बनवाई गई थी। ये याद रखिएगा, इसको रिसेंटली अभी 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, 40th कौन सी थी, ये थी धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है ये आप लोग को बताना है। तो रामप्पा टेम्पल जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को ये काफी पुरानी, खासकर अगर बात की जाए, देखिए संवत जो आप लोगों को देखने को मिलती है काफी पुरानी, तो संवत और साका जो है वो 8th डे ऑफ माघ जो जनवरी में आप लोगों को देखने को मिलता है, उस टाइम के यहाँ पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, शिलालेख, यानी कि जो पत्थर की एक चट्टान है उसके अंदर में कुरेद कर चीजें लिख दी गई है, उनको आप लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हो। तो 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है टोटल 40 के करीब यहाँ पर, एक जो 40 नंबर की है यहाँ पर धोलावीरा है, हमारे देश में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कितनी इसमें नेचुरल है, कितनी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली मिक्स देखने को मिलेगी, आप लोगों को बताना है कितनी कल्चर है। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। ज्यादा टाइम हुआ नहीं है पढ़ाई हुए, अभी रिसेंटली इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यार इतना तो होना चाहिए ना, इतनी चीजें डिटेल में पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कि हाँ आंसर दोगे तो आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बन सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पढ़ाया नहीं है पर लेकिन क्वेश्चन बता रहा हूं कि ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे कि यहां पर टाउन के नाम दे दिए और बोला गया कि कौन सा फेमस है यहां पर, साड़ीज जो फैब्रिक होते हैं ना, खासकर जैसे साड़ी वगैरह, तो उसके लिए वस्त्र के लिए कौन सा यहां पर फेमस है। पहला यहां पर भद्रचलम, दूसरा बोला गया चंदेरी, तीसरा बोला गया कांचीपुरम और चौथा बोला गया यहां पर करनाल। सही आंसर क्या है ये बताना है। 1 2 2 3 1 2 1 3 1 2 4 और 1 3 4। सही आंसर क्या है, सही आंसर है बी, यानी कि यहां पर ये है सही आंसर, 2 and 3 ओनली। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये चंदेरी जो है मध्य प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और साड़ीज का। ठीक है, और कांचन जो यहाँ पर कंचपुरम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कांचीपुरम और यहाँ पर दूसरा जो हो गया वो चंदेरी, तो दोनों 2 और 3 पता होना चाहिए कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर में, और सिल्क साड़ी के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। तो अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजें सुनी है। यहाँ पर भद्रचलम जो टेम्पल का समूह है यहाँ पर, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। बोला कि 350 साल पुराने, और इसी के साथ में ये एसोसिएटेड है रामायण के साथ में। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर जो आप लोगों को सिचुएटेड देखने को मिलेगा राइट बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर, यानी कि गोदावरी रिवर का जो राइट कोना है उस पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें नजर आएगी। ठीक है, आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ द अबोव। तो ए बी सी या फिर डी में सही आंसर क्या है ये आप लोगों को चूज करना है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बहुत ही माइन्यूट सी इसमें चीजें चेंज की गई है, राइट बैंक नहीं है, ये लेफ्ट बैंक है। तो यहां पर ये भी आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन, खासकर हिस्ट्री में लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर में अलग से लोकेशन पूछ ली जाती हैं, तो कंफ्यूजन ना नहीं है, अगर चीजें पता होगी तो आप लोग सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका बी हो गया, यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट पूछा जाता तो आंसर जो है वो ए हो जाता। तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रामप्पा टेम्पल के बारे में। तो यहां पर रुद्रेश्वर टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट किया गया ये 1213 एडी के अंदर में काकतिया एम्पायर के द्वारा। इसको रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहां पर बात करें ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर में। सही आंसर कौन सा है बताना है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो ये लास्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पढ़ जाना आप लोग, यहाँ पर 39 थे। ठीक है, 40th जो अभी मैंने बताई वो कौन सी थी बताइए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी बताई थी ना कि 40th कौन सी है, वो धोलावीरा है, लास्ट धोलावीरा है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से। बाकी आंसर यहाँ पर ए हो गया।
तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे ये क्वेश्चन अगर बात करें जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे कि अभी 40 है यहाँ पर, ठीक है, कल को 41 होगी तो फिर भी ये लास्ट तो नहीं रहेगी, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही करेक्ट रहने वाली है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक तरीके से अगर बोल देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये 39 नहीं है, ये कोई सी मतलब एक तरीके से ऐसा बोलते तो वो एक अलग स्टेटमेंट बन जाती फिर, ठीक है। प्रसाद स्कीम के बारे में क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, क्योंकि स्कीम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 2014-15 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और आइडेंटिफाई किया जाएगा पिलग्रिमेज और जो हेरिटेज डेस्टिनेशन। इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी यहाँ पर वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है। सही आंसर क्या है ये बताना है, नहीं गलत आंसर क्या है ये बताना है। ओनली 1, ओनली 2, 3 या फिर नन। तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, जैसे बताऊंगा तो समझना। यहाँ पर आप लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, जो मैंने अभी चीख कर आप लोगों को पढ़ाया था, और यहाँ पर क्या कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये छोटे से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता है एग्जाम में, यहाँ पर एग्जामिनर खेलता है। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई। तो क्या हो गया, पूरा टॉपिक हो गया, पूरे टॉपिक का पोस्टमार्टम 360 डिग्री पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया। 2 पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया, जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। पूरी एक प्रसाद स्कीम मैंने आप लोगों को प्रसाद की तरह खिला दी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वो बता दिया, और क्वेश्चन फ्रेम किए गए आप लोगों के लिए ये भी बता दिए। अब बोलो एग्जाम में इस तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में या फिर नहीं आएगा। सारा का सारा खेल कहां पर चल रहा था, ये चल रहा था तेलंगाना के अंदर में। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो यार, ऐसा होना चाहिए कि मजा आ जाए एग्जाम में जब जाकर बैठो। कंफ्यूजन हो तो बताना, और मजा आ गया तो भी बताना, ठीक है, पता चलता रहना चाहिए। ओके, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों ये टॉपिक जो है अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन के बारे में आज के डेट में क्या कंडीशन है यहाँ पर। पहले यूक्रेन को आप लोग मैप में देखिए, ये रसिया हो गया और ये आप लोगों को यहाँ पर यूक्रेन देखने को मिलेगा। तो रसिया के द्वारा यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया। अटैक करने का रीज़न था कि यहाँ पर पर्टिकुलर यूक्रेन जो है वो यहाँ पर बोल रहा था कि रसिया जो है मेरा एरिया हथियार रहा है, और उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअल में ये रीज़न नहीं था, रीज़न कुछ और था। रीज़न क्या था कि यूक्रेन जो है वो यहाँ पर अपने आप को नेटो का मेंबर बनाना चाह रहा था, ठीक है, नेटो, ठीक है, NATO। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। ये एक तरीके की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसका यह कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो यूक्रेन के ऊपर अगर कोई भी हाथ उठाता तो नेटो के सारे मेंबर जो हैं वो कुत्ते की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बोलते हैं कि हमारे साथ में जो भी आ गया ये समझो वो इतना सिक्योर हो गया कि कल को उसके साथ में कोई कुछ भी करेगा तो यहां पर उसको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर अभी मैंने जो है चेयर पे पलोती मार लिया, नीचे बैठे बैठे पैर जो है वो ठंडे हो गए थे, ठीक है। तो इस तो ना कि सर कभी तेज आवाज़ आती है कभी कम आवाज़ आती है, तो यहाँ से होती है, ठीक है। ठंड बहुत है, ध्यान रखा करो, ठीक है ना। फालतू में तबीयत खराब हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ओके। पर इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठना नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ये कतई नहीं है कि सुबह उठना छोड़ दो, ओके। तो ये यूक्रेन के बारे में मैंने बता दिया। तो रशिया ने अटैक किया, तो यूक्रेन के सपोर्ट में सारा तो यूरोपियन यूनियन आ गया, इधर यहाँ पर यूएसए आ गया, और अभी यूएसए ने तो ट्रिलियन लगभग 1.3 या 1.7 ट्रिलियन जो यहाँ पर रुपए भी देने की बात की गई यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन को रिजुवनेट किया जा सके। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो रसिया के अपोज में खड़े हैं सारे के सारे। अभी हमारा देश जो है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ अभी देखनी पड़ रही है, क्योंकि G20 के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, और G20 कंट्री के द्वारा कहीं ना कहीं हेल्प करने की भी यहाँ पर बात की गई है, जो खासकर यूक्रेन की। और यूक्रेन उसकी वजह से खुश है। यूक्रेन कह रहा है कि हम जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारी हेल्प कर रहे हो। अब मुद्दा यहाँ पर आता है कि क्या यूक्रेन जो है वो G20 का पार्ट है, यस या फिर यस या फिर नो, ये आप लोगों को बताना है। G20 की मीटिंग याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया 2023 में इंडिया में होने वाली है, 2024 में ब्राज़ील में होने वाली है, 2025 में ये साउथ अफ्रीका में होने वाली है। तो ये डिसाइडेड है ऑलरेडी। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया में हुई, उससे पहले 2021 में ये हुई थी बेसिकली इटली में, और उससे पहले 2020 में ये हुई थी सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर बताई। अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है जेलेंस्की साहब, वे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बात की और उन्हें थैंक्स बोला, और G20 कंट्री और जो यूएन की सपोर्ट के लिए, क्योंकि इन देशों के द्वारा यहाँ पर अभी यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि यूक्रेन की खस्ता हालत हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो इसके चलते यहाँ पर चीज़ों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। इंडिया का नाम क्या आ जाता है यहाँ पर?
इंडिया का नाम इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास में G20 की चेयरमैनशिप है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो G20 के चेयरपर्सन है। तो इसके चलते यहां पर आप लोग समझ सकते हो, तो इंडिया जो G20 की प्रेसिडेंसी रख रहा है, तो इससे सपोर्ट की बात यहां पर की गई थी। तो 10 पॉइंट पीस प्लान यहां पर निकल कर आया था। तो अगर पूछे कि 10 पॉइंट पीस प्लान क्या था, तो रसिया और यूक्रेन के बीच में शांति कैसे लेकर आनी है। हालांकि इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब खुद बोल चुके हैं कि मैं शांति चाहता हूं, मेरे साथ में आकर बात कर सकते हो, पर लेकिन कंडीशन ये है कि वो शांति जो होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो एक्सेप्टेबल हो, ना कि थोपी जाए किसी के ऊपर। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से यहां पर ये चीजें निकल कर आई। 10 पॉइंट जो यहां पर यूक्रेन ने 10 पॉइंट पीस प्लान के बारे में बात की, तो ये अनाउंस अभी नहीं किया गया, ये नवंबर के महीने में अनाउंस कर दिया गया था। तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। फर्स्ट अनाउंस किया गया पीस फॉर्मूला नवंबर के महीने में, जब यहां पर ग्रुप ऑफ G20 इकोनॉमी के द्वारा प्लान बनाया गया कि सबसे पहले तो यहां पर जो भी यहां पर रेडिएशन और न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जाएगा। यानी कि आप लोगों को पता है यूक्रेन के अंदर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है, जिसके ऊपर यहां पर बोला गया कि अटैक हो सकता है और रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसका नाम था यहां पर बेसिकली जैपोरिजिया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, अगर इसमें जरा सा भी कुछ टूट फूट होती तो यूक्रेन का जापान वाला हाल हो जाता। तो रसिया आज के डेट में इसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां पर जो यहां पर कोई अगर रेडिएशन हो रहा है, कोई विकिरण निकल रहा है, तो कैसे यहां पर उस चीजों को मेंटेन किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। दूसरा, फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि मैंने बताया था कि रसिया और यूक्रेन दो ऐसे देश हैं जो कि दुनिया में 25% फूड सिक्योरिटी का काम करते हैं। यानी कि 25% दुनिया में एक्सपोर्ट जो है वो इन दोनों देशों से यहां पर निकल कर आता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट जो था वो था फूड सिक्योरिटी के ऊपर। पहला याद रखिएगा, पहला पॉइंट था कि रेडिएशन को कैसे रोकना है और न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर काम करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फूड सिक्योरिटी को लेकर चलना है, जिसकी वजह से भुखमरी आ रही है। तीसरा सबसे खतरनाक है यूरोप के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस देना, क्योंकि इन दोनों कंट्री की लड़ाई की वजह से रसिया ने यूरोपियन कंट्री को एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दिया। उसकी डिमांड के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा क्योंकि वो उसको सप्रेस करने की कोशिश यहां पर कर रहे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से काफी बड़ी मुद्दे यहां पर निकल कर आए। एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह था कि रिलीज किया जाए जो भी प्रिजनर है यहां पर, इंक्लूडिंग जो प्रिजनर एंड द जो चिल्ड्रंस जो डिपोर्ट किए गए टू रसिया, तो उनको भी यहां पर रिलीज किया जाए। और यहां पर लास्ट पॉइंट काफी खतरनाक था कि रीस्टोर किया जाए यूक्रेन की टेरिटरी जो कि रसिया ने अपने कंट्रोल में ले ली है। तो ये बोलेगी, तो जेलेंस्की ने कहा कि नोट अप टू द नेगोशिएशन, कहीं ना कहीं बात बोलेगी कि जेलेंस्की, देखिए जेलेंस्की साहब जो है प्रेसिडेंट है, और हर एक प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर चाहता है कि अपने देश को यहाँ पर एक तरीके से एक अच्छी पोजीशन में लेकर आ जाए। कोई लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक कॉमेडियन पर्सन जो है वो इस तरीके से टिकेगा। तो इसके लिए अप्रिशिएट किया जा सकता है जेलेंस्की साहब को कि भाई साहब बंदा छोड़ के नहीं भागा। श्रीलंका के लीडर जो है छोड़कर भाग गए थे 1 मिनट में, ठीक है, इसी तरीके से अफगानिस्तान के लीडर छोड़कर भाग गए थे दूसरी मिनट में, पर लेकिन बंदे ने बोल दिया मरेंगे तो ही मरेंगे भाई साहब, छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस चीज के लिए सैल्यूट है, ठीक है, ये समझना आप लोग यहाँ पर। तो ये वाली चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए कि कैसे कैसे चीजों को सुधारा जाएगा, इसी में जो मैंने बता दिए 5 पॉइंट कौन से हैं। विड्रॉ किया जाएगा रशिया के ट्रूप्स को, जस्टिस स्टेब्लिश किया जाएगा ट्रिब्यूनल के थ्रू कि रशिया ने क्या वार क्राइम किया है। तो ये खतरनाक है, ये कहीं ना कहीं रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगी कुछ चीजें, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं यहाँ पर कि रशिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है काफी ज्यादा, जिसको रशिया जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इकोसाइड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में यहां पर बात की गई कि इन्वायरमेंट भी बर्बाद हुआ है। जब बॉम्बार्डमेंट की जाती है तो फिर देखिए सारी चीजें पिसती हैं, ठीक है, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, प्रिवेंशन किया जाएगा कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर फ्यूचर में न देखने को मिले, और इसी के साथ में इसके ऊपर भी युद्ध समाप्ति के ऊपर पुष्टि की जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे बाकायदा दोनों लीडर्स के द्वारा। तब जाकर यहां पर 10 ये पॉइंट हैं, ये यहां पर कंप्लीट होंगे और तब जाकर चीजें यहां पर सुधरती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर लेकिन ये शांति का जो भी यहां पर ये प्रक्रिया है वो दुनिया आएगी साथ में तो ही पूरा होगा। तो वर्ल्ड का रेस्पॉन्स क्या है इसको लेकर, रसिया ने तो साफ साफ रिजेक्ट कर दिया, रसिया रिजेक्ट कर दिया यूक्रेन का जो पीस वाला था। क्यों, खुद देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि रसिया को वॉर क्राइम के लिए यहां पर ट्रिब्यूनल में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, पुतिन जो है कटघरे में आकर खड़ा होगा, अरे वो आग लगा देगा भाई साहब कई सारी कंट्री को। ठीक है, वो इतना ऐसा इंसान है। ठीक है, तो एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम कर सकें, ऐसे नहीं कि सामने वाले को नीचे दिखाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा दिखाया गया तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 वाली कहानी याद है आप लोगों को। जर्मनी को जितना नीचे दिखाया गया था वो सारी की सारी हरकतें फिर आप लोगों ने वहां पर देखी, हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो अगर किसी देश को अगर नीचा दिखाया जा रहा है तो भाई साहब वो नहीं कहते कि एक इंसान को, सोचो आप लोग यहां पर
बहुत बड़ी बात है, सामने वाले इंसान को तुम हरा दो, समझ में आता है। हराने के बाद में उसकी बेइज्जती करो सब जगह, मैंने हरा दिया, छाती पीट पीट के गाओ कि हाँ यार उसकी तो औकात ही नहीं है मेरे सामने, अरे वहीं हराया था मैंने। वो हारने से इतना खुन्नस नहीं खाएगा जितना पब्लिकली जाके बेइज्जती करने से खाएगा, और फिर वो और ज्यादा आप लोगों के साथ में जो है हरकतें करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हारने के बाद में बोल दो कि नहीं ठीक है, हार जीत चलती रहती है, हम दोनों मिलकर रहेंगे। तो उससे आधे मरहम जो है वो बेसिकली भर जाते हैं। G7 लीडर के द्वारा कमिट किया गया कि पीस लेकर आएंगे यूक्रेन, जो लाइन रहेगी यहां पर एक तरीके से यूएन चार्टर के थ्रू। ये अच्छी बात है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूक्रेन तो अपने अपने पैमाने पर रखकर चीजों को तोलेगा, रसिया अपने पैमाने पर रखकर चीजों को तोलेगा, तो क्यों ना काम किया जाए यूएन का जो चार्टर है उसके हिसाब से। चार्टर क्या होता है? चार्टर प्लेन नहीं होता है, चार्टर होता है संविधान। तो क्यों ना उस संविधान के हिसाब से काम किया जाए जो दोनों के लिए अच्छा है। तो ये बेसिक चीज है यहाँ पर जो कि आप लोग याद रखेगा। तो क्वेश्चन भी अगर पूछ ले तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से एरिया है जो ये चारें वापस मिले, जैसे लुहांस हो गया, दोनेत्स्क हो गया, ये मैरीपुल, ये एरिया है कहीं ना कहीं क्रीमिया वाला रीजन जो कि 2014 से रसिया के कंट्रोल में है। तो कई बार तो इसको भी वापस लेने की बात कर देते हैं। देखिए ना, रसिया की भी कई जगह मजबूरी है, ठीक है। अब आप लोग खुद देखिए, रसिया जो है चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। अब ये पर्टिकुलर जो ओशन है ब्लैक सी जिसको आप लोग बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू वो यहां पर आकर मेडिटेरियन सी में कनेक्ट होता है और इधर अटलांटिक ओशन में जाता है और इधर यहां पर इंडियन ओशन में आता है। यानी कि इसके लिए ये गेटवे है ट्रेड का। अगर इसको ये छोड़ देगा तो रशिया की बहुत सारी इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से कंट्रोल में होती नजर आएगी। वहां पर रसिया जो है वो चीजों को लेकर नहीं चल पाएगा ढंग से। तो इसलिए कुछ इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए भी करना पड़ता है। और ऊपर से रसिया वही रसिया है जो ये छोटे छोटे यूक्रेन वगैरह ये सारे जो देश हैं ये कहीं ना कहीं रसिया का पार्ट हुआ करते थे। आज की डेट में यहां पर ये अलग अलग हो गए, तो ये आज की डेट में अलग अलग होकर तो फिर यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो जो यूएसएसआर हुआ करता था, तो यहां पर जिसको आप लोग सोवियत यूनियन बोला करते थे, यूनियन ऑफ सोवियत यूनियन सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, तो उस टाइम के अगर सोवियत यूनियन के बारे में बात करें तो ये यूक्रेन जो है उस टाइम के सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। और आज की डेट में यहां पर ये बातें कर रहे हैं। तो टोटल मिलाकर इंक्लूडिंग रसिया 15 छोटे छोटे भाई साहब टुकड़े हुए हैं, तब जाकर यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि आज की डेट में अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे कि रसिया का कौन कौन पार्ट हुआ करते थे, उनको आप लोगों को गिनना है उंगलियों पर। तो रसिया हो गया, बेलारूस हो गया, अर्मेनिया हो गया, ये सारे जो देश है ना, ये यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे रसिया से निकले हुए देश हैं। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो छोटे छोटे जो भी यहाँ पर बॉर्डर टच करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये रसिया के पार्ट हुआ करते थे, जो सारे तोड़ तोड़कर यहाँ से निकाले गए हैं। सोवियत यूनियन उसको बेसिकली बोला करते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। तो सोचो अब यहाँ पर कि एक पावरफुल देश टूटकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, क्या वो सारी चीजों को आसानी से एक्सेप्ट करेगा? तो ये काफी बड़ी बात अपने आप में हो जाती है यहाँ पर। तो अब आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर कि पीस प्लान कैसा होना चाहिए, जो सब एक्सेप्ट करें और यूएन चार्टर के हिसाब से तो चीजें चले तो समझ में आएगा। और हम लोग कैसे यहाँ पर पिक्चर में आ रहे हैं, क्योंकि G20 के पापा हम हैं अब फिलहाल के टाइम पे। G20 का खुद का कोई हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट वगैरह नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूज आना नहीं है। कन्फ्यूजन होगा तो पूछ लेना, मैं ऑलवेज यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो यानी कि करंट अफेयर के लिए मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, एंजॉय करते रहो बस, ओके। और फीडबैक दे दिया करो, जहां पर भी कोई डाउट हो पूछ लिया करो। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि पता नहीं यार कहाँ क्या चीज़ कब काम आ जाए, चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा ही हुआ इस आर्टिकल के साथ में। अभी एक SLV जो मेंबर थे वो इंटरव्यू देने गए थे, तो यहाँ पर उनसे क्वेश्चन पूछा गया था नरेगा के बारे में। तो जब नरेगा के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि सर जो भी आपने जो बेसिक बताया था वो काफ़ी काम आया उस टाइम पर वहाँ पर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जब मैंने उससे डिस्कस की तो मुझे भी कई सारी बातें पता चली, तो मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो सारी बातें डिस्कस करते हुए हम लोग इस आर्टिकल को कवर करेंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और करंट प्लस स्टैटिक्स का मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि करंट के साथ में स्टैटिक भी आप लोगों को यहाँ पर इसमें कवर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार और एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है। वैसे तो आप लोग यहाँ पर इस आर्टिकल को बोल सकते हैं कि यहाँ पर GS पेपर 3 के अंदर ये आर्टिकल कवर आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे इश्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि अलग अलग सेक्शन में भी ले सकते हैं। सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है नरेगा का, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वुमेन इंपावरमेंट का काम कर रहे हैं, और कई बार कई सारे एथिकल इशू भी इसके साथ में जुड़ जाते हैं जब महिलाओं को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। पर सबसे पहले इस कानून के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो टकटकी लगाकर आप लोगों को यहाँ पर इसको देखना है, ताकि एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर होता चले।
सबसे पहले ये फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है MG नरेगा। क्या है ये MG नरेगा? ये वही नरेगा है जिसके ऊपर राहुल गांधी जी की एक बार इंसल्ट भी हुई थी, उनका बेसिकली माइंड से नाम इसका स्लिप हो गया था, तो इसके चलते यहाँ पर उनकी हंसी मजाक भी उड़ाई गई थी। हालांकि वो एक अलग बात है, उनकी हंसी मजाक कई सारी चीज़ों पर उड़ाई जाती है। तो यहाँ पर जो नरेगा है, पहले स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया तो इसका नाम नरेगा था। 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि नेशनल, और ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम है रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया पर फोकस देने वाला एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एक तरीके से आगे चलकर इनको लगा यार गांव के बारे में तो बात कर रहे हैं, क्यों ना महात्मा गांधी जी का भी नाम इसके साथ में जोड़ दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा फोकस किया था कि गांव के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों को याद होगा डीपीएसपी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी पॉलिटी के अंदर, तो उसमें पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पंचायत के बारे में, कि हमारी कंट्री के अंदर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर मेंशन की गई थी। तो महात्मा गांधी जी का गांव के ऊपर काफी फोकस रहता था, तो इसीलिए यहां पर महात्मा गांधी जी का भी नाम जो था वो इसमें ऐड कर दिया, और इसमें महात्मा गांधी तो आगे ऐड कर दिया, और फिर पूरा का पूरा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहां से MG नया ऐड हो गया इसके अंदर में, ठीक है। तो ये एक ऐसा लोता कानून है हमारे देश के अंदर में जो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू वर्क। जैसे आप लोगों के फंडामेंटल राइट है ना, कि हाँ आप लोगों के फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में अगर उनका हनन होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग किसी को बोल सकते हो कि भाई साहब हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही सेम अधिकार यहां पर ये देता है। किस बेस पर देता है यहां पर? वो देता है आर्टिकल 21 के बेस पर। अगर बात करें तो एक राइट टू एक लाइफ देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि जिनको यहां पर जॉब मिल गई, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस इंसान को जॉब मिल जाती है सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ जाती है। पर लेकिन जो राइट टू वर्क का काम दे रखा है यहां पर, ये डीपीएसपी में, जो आप लोगों का डीपीएसपी कहां पर आती है? पार्ट 4 में आती है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आप लोगों को पता ही है। ये सारी चीजें बहुत रिपीटेडली आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ा रखी है मैंने, तो रिविजन कर लीजिएगा उनका। आर्टिकल 41 जो है यहां पर, ये बात करता है राइट टू वर्क के बारे में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी के अंदर में जो आर्टिकल इनके अनुच्छेद 41 है, वो यहां पर इस चीज के बारे में बात करता है कि राइट टू वर्क यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर आर्टिकल 40 मैंने बता दिया गांव के बारे में फोकस कर रहा है, और आर्टिकल 41 हो गया यहां पर राइट टू वर्क के बारे में, और आर्टिकल 21 ये हो गया राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। तो यानी कि MG नरेगा के साथ में 3 आर्टिकल आप लोगों के जुड़े हुए हैं, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम मैं आप लोगों से बात करता हूं इंटरव्यू के बारे में। जब मेरी डिस्कशन हुआ एक मेंबर के साथ में, तो उनसे मैंने बात की क्या था बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो उनके द्वारा बोला गया कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग आज की डेट में गांव में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ पर ये नरेगा है, ये हम लोग गांव में ही इंप्लीमेंट करते हैं या फिर शहरों में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लिखा है ऑलरेडी रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया में। तो सर कंफ्यूजन वहां पर हो गया। तो आप लोग यहां पर देखिए, नॉर्मली ये जो है उस हर एरिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नॉर्मली जहां पर आप लोग देख गांव हो गया, आधा गांव हो गया, आधा शहर आधा गांव हो गया, ओनली छोड़ किसको रखा है? जहां 100% अर्बन पॉपुलेशन है। तो ये शब्द अगर बोल दे कि 100% अर्बन पॉपुलेशन को छोड़कर, जहां पूरा शहरीकरण हो चुका है जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसको छोड़कर हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया उनसे इंटरव्यू में, ठीक है, और पूछा भी इसलिए गया क्योंकि वो एक रूरल बैकग्राउंड से आते थे। तो अगर आप लोग गांव से आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया उनसे। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था, क्या MG नरेगा जो है उसमें, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान को 100 दिन का काम देना है, अगर 100 दिन से ज्यादा का काम देना है तो क्या उसके अंदर भी प्रोविजन है? किसी का मन कर गया राज्य का यार 100 से ज्यादा काम देना है हम लोगों को, तो अपने एरिया में लोगों को, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रोविजन है? तो याद रखेगा MG नरेगा के अंदर एक सेक्शन है जो कि सेक्शन 3 का 4 पार्ट है। उसमें यह बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया कि हाँ आप लोगों को 100 दिन का काम देना है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऊपर नीचे कर दिया गया, तो वो सबको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो सबको मिलेगा। पर इसके अलावा अगर इनको लग रहा है कि यार 50 दिन और ऐड कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसका प्रोविजन है। पर लेकिन इसका प्रोविजन करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जो है पैसा वो अपनी जेब से देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, उनको लग रहा है कि यार फंड देना चाहिए, बिल्कुल दीजिए, पर पॉकेट से अपने से पैसा देना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेंटर बोलेगा कि लो पैसा जितना उड़ाना है उड़ा लो, ठीक है। सेंटर ने तो बोल दिया इतना पैसा है, उसके बाद में अपनी पॉकेट से पैसा लगाना है, जो डिफाइन है वो फंड रहेगा।
और इसमें आप लोगों ने सबसे खतरनाक चीज देखी होगी कोविड-19 के टाइम पर भी, जो सबसे इरिटेटिंग चीज रही थी वो थी कि फंड खत्म हो गया था यहां पर जो लोग काम कर रहे थे इसके अंदर में, तो उसके चलते काफी बड़ा इशू देखने को मिला। तो ये गांव वाले एरिया में लोगों को एक जॉब सिक्योरिटी देने के लिए कानून लाया गया था कि लगभग 100 दिनों का तो यार लोगों को काम मिल जाएगा। और 100 दिनों का अगर किसी को काम मिल गया, एक तो कि बिल्कुल जो एक इंसान है घर में काम ही नहीं कर पा रहा है, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे करना चाहते हैं उनको मिल रहा है, ऐसे हैं जो करना ही नहीं है, वो तो एक अलग ही लेवल के प्राणी हो गए। मैं उनके बारे में बात करूं जो करना चाहते हैं कुछ काम, तो एक तरीके से उनके पास में कोई स्किल भी नहीं है कि वो यहाँ पर एक तरीके से नहीं कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है, या फिर कोई और उनके पास में टेक्निकल स्किल है, वो कोई एक तरीके से नहीं कि उसमें साइकिल में पेंचर लगा सकता है, या फिर कोई वो नाई बन सकता है, वो बाल काटने वाला कोई स्किल नहीं है उसके पास में। तो वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स के लिए कि हाँ मिट्टी डालने वाला, ईंट उठाने वाला, वो काम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आस लगी कि कम से कम यार कुछ तो पैसा कमाया मिलेगा। तो ये एक्ट पहली बार प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा, पर उस टाइम पर इसको लाया नहीं गया। एमजी नरेगा इंप्लीमेंट किया जाता है ये मेनली ग्राम पंचायत के द्वारा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक पूरा कानून जो मैंने आप लोगों को बताया, अब आप लोगों को बताऊंगा ये जो आर्टिकल है इसके बारे में। दो मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जिसके ऊपर काफी ज्यादा यहां पर इस कानून का क्रिटिसिज्म अभी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में क्या किया गया है, एक ऐप बेस्ड सॉल्यूशन यहां पर लाने की कोशिश की गई है कि होगा क्या कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर एमजी नरेगा के अंदर काम कर रहा है और उसने 5 घंटे काम किया है, ठीक है, तो कम से कम 2 बार उसको अटेंडेंस यहां पर लगानी पड़ेगी। ऐप के ऊपर 2 बार अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, भले ही कोई रजिस्टर वहां पर रखा हुआ है, वो रजिस्टर काम का नहीं है, बस आप लोगों को ऐप के ऊपर रजिस्टर अपनी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है। तो ये बोला गया पहला, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा था यहां पर उन लोगों के लिए, खासकर लोग क्या मैं महिलाओं के लिए बोलूंगा। देखिए आज की डेट में ना, अगर आप लोग इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे तो मैक्सिमम आप लोगों को औरतें दिखाई दे रही हैं। एमजी नरेगा में 50% से ज्यादा आप लोगों को महिला दिखाई देती हैं, और मैक्सिमम जो महिला रहती हैं आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, एजुकेशन लेवल जो रहता है उनका थोड़ा सा कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर अगर गांव वाले एरिया में आप लोग जाओगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह आया जब एजुकेशन लेवल कम हो गया, तो फिर यहां पर उनके पास में मोबाइल चलाने की भी एक तरीके से ज्यादा समझ नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं अपनी खुद की मम्मी के बारे में, तो वो क्या करती हैं, उनको बस 2 बटन पता है कि हाँ इससे फोन उठ सकता है और इससे फोन कर सकता है, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और दूसरे काम में स्किल नहीं है, दूसरे काम में वो इतनी ज्यादा स्किल है कि लोग जो है देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं कि यार ऐसा काम कैसे कर लेती हैं। तो हर एक इंसान की अलग अलग स्किल होती है। तो अभी यहां पर जो औरतें मोबाइल चलाना नहीं जान रही है पर वो स्किल्ड है यहां पर इस काम को करने में, तो उन औरतों के लिए कैसे आप लोग प्रोविजन प्रोवाइड कराओगे। कई बार उनकी अटेंडेंस छूट गई तो उनकी तो सैलरी कट गई। अब ले देकर मान लीजिए आप लोग 100 रुपए एक दिन के दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपए आप लोगों ने एक दिन के दे दिए। अब मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर इनको 100 दिन 100 रुपए एक दिन के दे दिए, और आप लोग यहाँ पर इनसे काम करा रहे हो, मतलब 30 दिन आप लोगों ने काम दे दिया, तो 3000 रुपए हो गए। अभी 3000 रुपए में से इनकी कई बार मान लो अटेंडेंस इनकी कट गई, ठीक है, तो इनको ले देकर 2500 रुपए मिले। आप लोग क्या लगता है एक परिवार जो है वो 2500 रुपए में चलाया जा सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो मैक्सिमम महिलाएं क्या करती हैं, आज यहां पर काम कर रही हैं, इस टाइम से मान लीजिए इन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में 9 से लेके अपना 3 बजे तक तो नरेगा के अंदर काम किया 6 घंटे, फिर इसके बाद में अपना कोई और काम करने स्टार्ट कर दिया। जैसे आर्टिकल में बात की जाती थी एक महिला के बारे में जो अपना घर पे ही कुछ सब्जियां उगाती थी और फिर यहां पर उनको मार्केट में ले जाके बेचती थी, तो उसका काम था। पर लेकिन नरेगा में ये जो अटेंडेंस का चक्कर है इसकी वजह से ये दूसरे वाला काम नहीं उसका हो पा रहा था। यानी कि कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जैसे आप लोगों को कोई काम दिया, आप लोगों ने 2 घंटे में निपटा लिया, कुछ लोग ऐसे हैं उसको 6 घंटे लिए बैठे हुए हैं। तो यहां पर जिसने 2 घंटे में निपटा लिया और सही काम कर रहा है वो अपना कोई दूसरा काम कर सकता है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। पर लेकिन अटेंडेंस का चक्कर, एक तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि किसी के हाथ में मोबाइल अगर है तो मैक्सिमम मेल कम्युनिटी के हाथ में होता है घरों में मोबाइल, फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं होता है। अब आप लोगों ने अटेंडेंस लगा दी, अब यहां पर भी एक गार्ड रख दिया कि जो यहां पर देखेगा अटेंडेंस लगेगी कैसे लग रही है, उसमें भी मैक्सिमम मेल होनी चाहिए थी, फीमेल होनी चाहिए थी, पर वहां पर फीमेल के हाथ में मोबाइल नहीं है तो वहां पर भी अब मेल डोमिनेटेड हो गया ये। तो ये एक तरीके से जो आप लोग टेक्नोलॉजी इतना इंक्लूड यहां पर करके चल रहे हैं, तो मेल डोमिनेटेड आप लोग नरेगा बनाते जा रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। यानी कि फीमेल डोमिनेटेड सेक्टर को मेल डोमिनेटेड बता रहे हैं, और ऊपर से वैसे आप लोगों को पता है कि फीमेल को ज्यादा काम मिल नहीं पाता है, तो एक ये भी यहां पर इशू देखने को मिलेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल गया जिसके बारे में यहां पर अभी बात होनी चाहिए। पहला तो प्रॉब्लम यहां पर ऐप की हो गई जो मैंने आप लोगों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक और प्रॉब्लम यहां पर निकल के आ रही है, इनको बोला गया नरेगा मेट्स। नरेगा मेट्स यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो अटेंडेंस पहले यहां पर देखते थे, कोई रजिस्टर के ऊपर देखेगा तो रजिस्टर के ऊपर कोई भी फीमेल थी वो अटेंडेंस देख लिया करती थी, मैक्सिमम फीमेल वहां पर जॉब किया करती थी। अब उस नरेगा मेट्स के अंदर में वो मेल काम करेगा जिसके पास में मोबाइल होगा और मैक्सिमम मेल को वो जॉब मिलेगी।
तो कहने का मतलब ये है कि लेबर फोर्स में महिलाएं मैक्सिमम काम करेगी, और ये मेड्स वाली जो पोस्ट थी, जो एक ठीक पोस्ट मानी जाती थी यहाँ पर, उसमें अब आप लोग को मेल काम करते हुए नजर आएंगे। तो फीमेल के लिए तो वैसे ही दिक्कत होगी। अब आज के डेट में अगर आप लोग सिटीज के अंदर में रहते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो अक्सर मिलकर काम कर लेते हैं कि ठीक है यार तुम ना खाना बना लो, मैं ना पोछा लगा देता हूँ, ठीक है। अक्सर हस्बैंड जो है इस तरीके से नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाँ कि एक वाइफ का साथ हाथ बटा देते हैं। पर लेकिन गांव में अगर आज की डेट में भी आप लोग जाओगे तो वो उतने लेवल पे एक कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है। वहां पर मेल और फीमेल में एक डिवीजन आप लोगों को नजर आता है। तो मैक्सिमम बर्डन जो है होता है वो महिला के ऊपर पड़ जाता है। यानी कि पहले यहाँ पर वो नरेगा के अंदर काम भी करके आई, उसके बाद में घर पे जाकर वो काम भी कर रही है, उसके बाद में अपनी जो सब्जी वगैरह उसको बेचनी थी वो भी बेच रही है, वो बच्चे को भी देख रही है। तो एक तरीके से महिला के ऊपर बर्डन बढ़ा दिया आप लोगों ने, जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आप लोग ऐड कर रहे हो। और अभी आप लोगों ने एक आर्टिकल सुना होगा, अगर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में मैंने बताया था चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा हाथ में घड़ी बांध दी गई कि एक तरीके से उस घड़ी के हिसाब से ये आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन पर्टिकुलर प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट नहीं है, और वो घड़ी या फिर टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से भी उनकी सैलरी डिडक्ट हो जा रही थी। तो ये एक ऐसा इशू बनता जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो कि सोल्यूशन होना चाहिए वो प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर टेक्नोलॉजी जो सोल्यूशन प्रॉब्लम बन जाती है तो फिर यार ये गलत काम है, तो इसके बारे में काम करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा इशू सामने निकल कर आया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे आगे क्वेश्चन कि इसके अंदर जो वेज दी जाती है उसका मिनिमम जो बोला गया कि मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, तो कहां से मिलती है। हमारी कंट्री में एक कानून है जिसको बोलते हैं मिनिमम वेज एक्ट 1948। ये अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एपीएफसी या ईपीएफ होगी, वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर लेबर जो फोर्स है हमारे देश के अंदर में, तो कोड ऑन वेजेस 2019 आ चुका है। पहले यहां पर मिनिमम वेज एक्ट था, तो एटलीस्ट इतनी तो वेज कम से कम लोगों को मिलनी ही चाहिए, और यहां पर वो भी इक्वल मिलनी चाहिए मेल और फीमेल को। ऐसा नहीं कि वही काम मेल कर रहा है और वही काम फीमेल कर रही है, और मेल को ज्यादा सैलरी दे दी, यानी कि आदमी को ज्यादा सैलरी दे दी और महिला को कम सैलरी दे रहे हैं। मैक्सिमम जगह आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों अगर एक काम को कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल सैलरी यहां पर मिलनी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात और एक अच्छी चीज यहां पर क्या है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे जो है गांव में जाना है और मैं अनस्किल्ड पर्सन हूं, और मुझे जाकर गांव में जाकर एमजी नरेगा के तहत काम करना है कि भाई साहब मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, मैं एक तरीके से बिल्कुल ही नहीं अनस्किल्ड पर्सन हूं और मुझे घर भी चलाना है अपना और मुझे काम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाकर रजिस्टर करा दूंगा कि प्रधान के वहां पर कि यार मुझे काम चाहिए। तो 15 दिनों के अंदर अंदर अगर प्रधान ने मुझे रजिस्टर कराने के बाद में काम नहीं दिया तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी इस स्कीम के अंदर में। यानी कि आप लोगों के अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये काम करना है, आप लोगों के पास में अपने आप जो है वो काम चलकर आने लगेगा। पर लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो यार देखो कुछ हो नहीं सकता। खाना भी आप लोग घर वाले बना के दे देंगे, पर लेकिन मुंह तक तो आप लोगों को खुद से ही ले जाना पड़ेगा। मुंह में भी अगर खाना डाल दिया किसी ने तो चबाना तो खुद से ही पड़ेगा। तो वो वाली चीजें यार देखने को मिलेगी। तो ये चीजें समझनी है तो कम से कम थोड़ा सा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और एमजी नरेगा के बारे में जब आप लोगों से कोई पूछे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कई सारे काम करता है जिसकी वजह से बहुत सारे फायदा देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो देखने को मिली थी एमजी नरेगा के टाइम पर, ये जब से आया बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अभी रिसेंटली लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया। जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, नॉर्मली जहां गन्ने की खेती की जाती है तो खासकर बंगाल से आते हैं कई सारे लोग काम करने के लिए, कई सारे नेपाल से आते हैं जो काम करने के लिए। तो अभी रिसेंटली जब से नरेगा यहाँ पर चला था, बहुत सारे लोगों ने जो पहले बंगाली से आया करते थे उन्होंने आना बंद कर दिया था, ठीक है। अभी इसके ऊपर कई बार डिबेट डिस्कशन होता है। ऐसे गांव में जाता हूं कभी बातें करने लगते हैं कि हाँ अब की बार यार बंगाली बहुत कम आए, क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा की स्कीम चल रही है, उनको पास में अपने घर के पास में काम मिल गया, क्यों इतनी दूर आना उनको, ठीक है। तो ये यहाँ पर इशू देखने को मिला, ठीक है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा एक निकल कर आया। तो यहाँ पर उनको अपने एरिया में ही काम मिल गया तो उनको तो फायदा हुआ, पर लेकिन उन लोगों को नुकसान हो गया जो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। पर लेकिन हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो यहाँ पर बेसिकली इसके लिए जरूरत है स्कीम की, तो उनको तो फायदा है। तो ये स्कीम जो है काफी ये एक तरीके से माइग्रेंट पर जो लोगों पर काफी एक तरीके से स्टेबिलिटी लेकर आई, रिड्यूस कर रही थी पुअर्टी और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही थी। क्यों? क्योंकि एमजी नरेगा के तहत अगर आप लोग आ गए हो तो आप लोगों को अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अकाउंट आप लोगों को खुल गया तो अकाउंट में आप लोगों के पैसा जाएगा। तो जो डिपेंडेंसी होती थी यहाँ पर कि हाँ एक तरीके से हाथ में पैसा जा रहा था और उसकी वजह से आधा मिल रहा था, उनको आधा नहीं मिल रहा था, अब वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो इससे फायदा देखने को मिला। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फायदे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल एसेट्स,
तो एसिड्स क्रिएशन करने का काम किया सस्टेनेबल, यानी कि आज जैसे नाली बनाई तो नाली में से पानी निकल रहा है वहां पर, कल को बारिश हो रही है तो बाढ़ नहीं आ पा रही, बाढ़ को रोक दे, वो बाढ़ एक तरीके से नहीं, पानी निकल जा रहा है। पर लेकिन ऐसे क्या से होता है कई बार कि अगर वो नाले खुदे नहीं है तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एसिड क्रिएशन करने का काम करते हैं। एसिड जो होती है एक तरीके से आप लोग बोलते हैं संपत्ति, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का तो काम कर ही रहा है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर वेजेज, तो एग्रीकल्चर की वेजेज में भी इसकी वजह से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया यह वुमेन इंपावरमेंट, ये काफी ज्यादा हुआ यहाँ पर, जिसकी वजह से महिला के हाथ में पैसा आ गया और वो खुद से अपने पैसे की हकदार रही और अपने हिसाब से अपना पैसा कहाँ खर्च करना है वो ये सारी चीजें कर पा रही थी। इसी के साथ में अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज जो सेक्शन होते हैं एससी और एसटी, काफी काम इनको यहां पर दिया गया जिनको नॉर्मली इग्नोर किया जाता था सोसाइटी के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एमजी नरेगा के अंदर देखने को मिला। तो ये आप लोगों को यहां पर इसके प्रॉफिट फायदे देखने को मिले जब ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई। तो यहां से भी कई बार आप लोगों से कई सारे पॉइंट्स जो पूछ लिए जाते हैं, और ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप लोगों से कोई पूछ रहे तो आप लोग बोलोगे यार ये कैसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल मिलाकर 17 गोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन 17 गोल में से 169 टारगेट है और इन 17 गोल में से टोटल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो 8 ऐसे गोल हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे कि गरीबी मिटाने का काम कर रहे हैं, भुखमरी मिटाने का काम कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल। पैसा आ रहा है तो इंसान अपनी हेल्थ पे काम करेगा, बच्चों के एजुकेशन पे काम करेगा, जी हाँ बिल्कुल। डिसेंट वर्क मिल रहा है उनको, इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी है, यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा काम दिया जा रहा है। इसी के साथ में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से ढांचागत विकास भी हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो रिड्यूस इनइक्वलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वलिटी भी खत्म हो रही है। जो बहुत अमीर थे गांव में, जो बहुत गरीब थे, जिनको खाना भी नहीं मिल पा रहा था, अब वो भी अपना खाने पीने का जुगाड़ कर पा रहे हैं। उनको कम से कम कुछ रोजी रोटी तो मिल रही है, अब भूखे नहीं सो रहे यहां पर। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो कि एमजी नरेगा के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो एमजी नरेगा क्या क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर, ये यहां से आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर। तो ये एक अलग से टॉपिक कवर हो गया आपका लोगों का पूरा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या इंपैक्ट है एमजी नरेगा का क्या इंपैक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों यहां से बन सकता है। तो टॉपिक को ऐसे कवर करो यार, उसकी ना बाल की खाल उखाड़ लो ताकि कल को कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाए। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में अगर आप लोगों से यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, यहां से आप लोगों से मेंस से पूछ ले, दिक्कत क्या आ रही है उसके बारे में बात कर ले, क्या क्या फायदे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ में कनेक्शन। तो इस तरीके से टॉपिक को कवर करो। आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल सुनने में मजा आया होगा। अगर मजा आया तो थम्स अप देकर बता सकते हैं, अगर मजा नहीं आया तो थम्स डाउन यानी कि डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग वीडियो को। और बाकी फीडबैक जरूर दिया करो यार। आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोग को कहीं पर कोई डाउट रहता है तो बताया करो, हाँ सर ये डाउट है, ताकि उसको आगे आने वाले लेक्चर में कवर किया जा सके। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। संतुष्ट होनी चाहिए आत्मा, ठीक है। वैसे तो नरेगा के बारे में आप लोगों ने डिटेल में आर्टिकल सुन ही लिया है। यहाँ पर बात की जा रही है वुमेन के पार्टिसिपेशन के बारे में। तो बात की जा रही है कि यहाँ पर 57.8 जो यहाँ पर बेनिफिशियरी परसेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो कहने का मतलब ये कि जो प्रपोर्शन है वुमेन का, यानी कि वुमेन जो है एमजी नरेगा के थ्रू अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तमिलनाडु और केरला के अंदर में जो वुमेन का शेयर है एमजी नरेगा के अंदर में वो लगभग 85 से लेकर 90% तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये नरेगा का अचीवमेंट भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कई सारे राज्य हैं यहाँ पर ऐसे जहाँ पर ये शानदार परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़ जो है वो आप लोग इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको आप लोगों को देखना है, ठीक है। इसी के साथ में और भी जैसे कि यहाँ पर कुछ न्यूज़ है, अगर बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये छोटी सी न्यूज़ है, अगर आप लोग कहीं पर रेंट पर रूम लेकर रहते हैं तो यहाँ पर उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता है। अगर आप लोगों का मकान मालिक बोलता है कि मुझे जीएसटी पे करना पड़ता है तो बोला गया नो जीएसटी ऑन हाउस रेंटेड टू द, जो भी यहाँ पर प्रोप्राइटर्स रहते हैं फॉर रेजिडेंशियल यूज, ठीक है। तो रेजिडेंशियल यूज के बारे में बात की जा रही है। जो प्रोप्राइटरशिप कई बार नहीं कंपनी फर्म खोल लेते हैं पर लेकिन रेजिडेंशियल यूज के लिए यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। और यहाँ पर कोई ऐसे घर में रहना ना छोटे से हाउस में और वहाँ पर बोलता है कि वो जीएसटी लेना है, मतलब उसका एक तरीके से कई बार अभी आप ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिला है, कई सारे लोग बोले कि जीएसटी भर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। घर में एक रूम है और वही किराए पर दे रखा है तो उससे जीएसटी नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कल को क्वेश्चन पूछा है और 1 जनवरी से यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए।
जीएसटी जो है वो लोअर किया गया 5% से यहाँ पर लोअर टू द 5% फ्रॉम 18%। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इथाइल अल्कोहल सप्लाई, तो ये भी यहाँ पर अभी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। हस्क जो ऑफ पल्सेज होते हैं यहाँ पर, उसके ऊपर भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो टैक्स है कंपेयर टू 5% जो है अर्लियर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब 5% टैक्स लगाया जा रहा है। नोटिफिकेशन दिया जा रहा है कई सारी चीज़ों को लेकर, खासकर अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रेंटेड रेजिडेंशियल चीज़ों को लेकर, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इनके बारे में अवेयरनेस रहेगी तो आप लोग चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कतें होती हुई नजर आएंगी, ओके। यहाँ पर फूड ग्रेन स्कीम के बारे में बात की जा रही है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी यहाँ पर काफ़ी डिटेल में। तो याद रखिएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में यहाँ पर अभी और ज़्यादा लोगों को, यहाँ पर लगभग 81 करोड़ लोगों को यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोवाइड कराने की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। उसी के बारे में एक आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है कोविड-19 के टाइम पर। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मैंने डिटेल में डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं यार। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये आर्टिकल में, इसलिए तो कहता हूँ ध्यान से अगर चीज़ों को देखकर चलोगे तो ये वो चीज़ें हैं, आप लोग बस जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना उनको ढंग से कवर करते हुए चलो, फिर देखो कितना मजा आता है। विल माइग्रेंट बी एबल टू वोट, तो ये न्यूज़ में आर्टिकल है, ये आज भी आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या जो माइग्रेंट लोग हैं वो यहाँ पर वोट डाल पाएंगे? तो कई सारे इसके अंदर इशू निकल कर आ रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग उनको अलाउ कर पाओगे, जो माइग्रेंट है उनको कैसे अलाउ करोगे आप लोग वोट डालने के लिए, उनको कितना यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, आप लोग देख सकते हैं उसका कैसे क्या गलत इस्तेमाल कोई किया जा सकता है, वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो देखिए टेक्नोलॉजी सही है कि हाँ कोई इंसान कहीं से कहीं जा रहा है, माइग्रेंट बनकर यहाँ पर रह रहा है, आप लोग उनको वोट डालने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, पर लेकिन ये किस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है वो भी यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि डेटा कौन सा यूज़ कर रहे हो। अभी यहाँ पर जो डेटा यूज़ किया जा रहा है सेंसस हमारे पास में, उसके हिसाब से डेटा यूज़ करोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में किस तरीके से आप लोग चीज़ें इस्तेमाल कर पाओगे, उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। वोटर वेरिफिकेशन जो यहाँ पर आप लोगों का जो नहीं छोटा जो पर्ची निकल कर आती है, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चलोगे, तो इसके ऊपर भी कई सारी बातें हैं। अक्सर वोटिंग मशीन पर आप लोग आरोप उठाते हुए नजर आते हो, तो क्या यहाँ पर इनको ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं। अक्सर ये माना जाता है कि हमारे देश में 50 से 60% लोग ही वोट डालने जाते हैं, मैक्सिमम लोग वोट डालने जाते ही नहीं है। तो आप लोगों ने तो वोट डाली होगी ना, या कभी नहीं डाली है वोट, बताना जरूर। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये अच्छी भी चीज़ है, यहाँ पर कोई इंसान तमिलनाडु में रह रहा है, वो वोट डालने जा रहा है अपना किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए उसको पंजाब के अंदर जाकर वोट डालनी है, तो वो उस चीज़ से बचेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो बेसिक है, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर न्यूज़ में आएगी, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेगा ये चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे आप लोग देखने यहाँ पर, ठीक है। पीआईबी के द्वारा कवर की गई यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके यहाँ पर देख सकते हैं। बात की जा रही है किसके बारे में, नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी। तो यहाँ पर बात की जा रही है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा, इनके द्वारा ABDM क्या होता है यहाँ पर, आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है उसका ये अभी बीटा वर्जन इनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है। देखिए हमारे देश में अगर आज की डेट में डिजिटल के बारे में बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटलाइज की जा रही हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आज के डेट में इलाज ऑनलाइन करा रहे हैं, टैक्स वगैरह ऑनलाइन पे कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन से सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। पर लेकिन जरूरी है कि सिक्योरिटी भी रहे। तो डिजिटल हेल्थ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये आयुष्मान भारत के बारे में, तो इसका मतलब है कि कब बीमारी हुई किसी इंसान को उसका सबका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। पर लेकिन ये सिक्योर रहना भी जरूरी है, फिर प्राइवेसी इंसान की हर्ट होती है, ठीक है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हेल्थ केयर के बारे में जो कि चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, खासकर डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके बेस पर यहाँ पर जो लोग अगर डेटा रखेंगे तो उनको पता रहेगा हिस्ट्री क्या है यहाँ पर, तो इसके बेस पर वो इलाज कर पाएगा अच्छे से यहाँ पर। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अलाउ करेगा डॉक्टर को कि जनरेट किया जाए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट उस पेशेंट का, और फिर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जो भी है उसके बेस पर वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दे सके कि हाँ भाई साहब ये बीमारी है, ऐसे कर लेना, ठीक है। पर लेकिन वही है कि कैसे आप लोग चीज़ों को लेकर चल रहे हो, पता चला उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो एक तरीके से पर्सनल सिक्योर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। किसी को एड्स की बीमारी है और सबको पता चल गया उसकी बीमारी के बारे में, तो लोग कैसे ट्रीट करेंगे उसको, तो ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है कि इसके ऊपर ध्यान रख के चलना है हम लोगों को, तो बेसिक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ओके। एक काफ़ी बड़ी दुर्घटना रिसेंटली अभी देखने को मिली, हमारे देश की बनाई गई जो दवाई है
उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पर इसकी क्वालिटी कंट्रोल को लेकर यहाँ पर चीज़ देखने को मिली, तो जिसकी वजह से कई सारे बच्चों की जान चली गई। नोएडा बेस ये कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर मेरिन बायोटेक, इसके द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें बनाई गई, जिसके चलते यहाँ पर अभी इसको कटघरे के दायरे में ला दिया गया है, इसके ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये बेसिकली केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट के अंदर बात आ गई है कि इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसको लेकर इथाइलिन ग्लाइकोल क्वालिटी ऑर्डर 2022 जो है उसमें इशू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के द्वारा। तो इसके चलते यहाँ पर कैसे देखना है इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल एक कलरलेस ऑर्डरलेस एल्कोहलिक कंपाउंड होता है, ये फैटल होता है अगर एक तरीके से इसको कंज्यूम किया जाए। ये एक तरीके से सिरप वगैरह में जो मिलाया जाता है एक तरीके से रूम टेम्परेचर पर। मोस्टली यहाँ पर ये एंटी फ्रीज एक तरीके से जो चीज़ों को फ्रीज होने से रोकता है, नहीं कई बार चीज़ें रख दो तो फ्रीज हो जाती हैं, तो उसको तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। कई सारे जो फ्लूइड होते हैं स्टैम्प पैड के लिए, या यहाँ पर जो पेन होते हैं उनके अंदर जो इंक उसके मतलब जम ना जाए वो उसके अंदर, उसके लिए यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक वगैरह के लिए। पर ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए इस तरीके से, इसको ढंग से कंट्रोल न किया जाए, इसकी जो क्वांटिटी होती है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर बात करें डाइथाइल ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है यहाँ पर, ये एक तरीके से इसको गलत तरीके से भी देखा जाता है कि इसको इलीगल तरीके से भी कई बार यूज़ किया जाता है चीज़ों को कोस्ट कटिंग करने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं उसको, खासकर अगर आप लोग देख लो हमारे देश में होली दिवाली कोई त्यौहार आता है, दूध में कितनी मिलावट आती है। ठीक है, आप लोग देखते हो मेवा क्या बना दिया जाता है, मिठाई खाने के लिए मना किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा भी, तो ये कई जगह मिलावट आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि कंडीशन जो है काफ़ी खराब करती है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हो, कई सारी ऐसी सिचुएशन है जिनको आप लोग समझोगे तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान आप लोग रख पाओगे। तो देखो अभी यहाँ पर क्या निकल कर आता है, अभी इसके बारे में यही कुछ बातें हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 7th वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा से जो बेसिकली न्यू जलपाईगुड़ू की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर अभी इसको स्टार्ट किया गया था। तो बताइएगा इसके बारे में, मतलब कहाँ पर है ये। ठीक है, हालांकि लोकेशन आप लोगों को पता ही है, पर फिर भी जिस किसी को नहीं पता है, जो चीज़ें नहीं पता होती उनको सर्च कर लिया करते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पता है तो हर एक इंसान आगे पेट से सीख के थोड़ा ना है, सर्च कर लो यार उसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लेना आप लोग। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली कमलावर्धन राव के बारे में। ठीक है, तो उनको यहाँ पर अभी चार्ज दिया गया है बेसिकली किसका, ये आप लोग देखिएगा सीईओ किसका, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग को चेयर किया गया, कैसे उसको लेकर चलना है, काफी दिनों से साफ स्वच्छ बनाने की बात की जा रही है। होम मिनिस्ट्री और कोऑपरेशन मिनिस्टर जो अमित शाह जी के अंडर में है, उनके द्वारा कोऑपरेटिव बेनिफिशरी के बारे में बात की गई बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर में। इसके बारे में मैंने कई आर्टिकल डिस्कस किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कब बनाएगी बताइए, और कौन सा अमेंडमेंट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे देश में देखने को मिली। गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, ताकि स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा सके, ये चीज़ें हो गई। गवर्नमेंट के द्वारा एक 1 ईयर स्कीम है यहाँ पर फ्री फूड 81 करोड़ के लिए, मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस भी किया इसके बारे में। इसी के साथ में यूनियन होम और कॉर्पोरेशन जो मिनिस्टर है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया मेगा डेयरी, तो यहाँ पर कर्नाटका के अंदर मांडिया है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये कुछ वन लाइनर टाइप के होते हैं जिससे पता चलता रहे आप लोगों को देश दुनिया में चल के आ रहा है, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये है कुन्हेरू हम्पी, इंपोर्टेंट प्लेयर है चेस की, तो यहाँ पर इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया भी कजाकिस्तान के अंदर में, तो कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ में पोर्चुगल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो सऊदी अरेबिया के क्लब के साथ में जिसका है अल नसर, उसके साथ में हाथ मिला लिए। अब की बार उनकी काफ़ी ज़्यादा बेसिकली गलत तरीके से उनको ट्रोल किया गया, आप लोग देख सकते हैं। जब इंसान की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो सैल्यूट करते हैं लोग, वरना गलत तरीके से ट्रोल भी करते हैं फिर जो PR करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे क्रिकेटर को भी, तो कभी इस तरीके से नहीं यार, इंसान की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, तो हम लोगों को भी थोड़ी समझनी चाहिए फीलिंग लोगों की। ठीक है, हॉकी जो वुमेन है अंडर 18 टीम जो है वो जीत गई है खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा की, तो सैल्यूट है यार एक तरीके से। जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया गया चीज़ों को ढंग से करने के लिए, वहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। म्यांमार कोर्ट के द्वारा आंग सांग सुई की को, जो कि वहाँ की लीडर है, 7 साल की और सजा दे दी गई है। अब टोटल ऐड होकर 33 ईयर की उनकी सजा जो है वो बढ़ गई है। यहाँ पर मिलिट्री रूल है, काफ़ी लंबे समय से सालों हो गए, जिसके चलते कंडीशन देखने को मिल रही है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी पर उसको पलट दिया गया था। ठीक है, ईरान जो है वो यहाँ पर अभी एनुअल ड्रिल कर रहे हैं यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमन वाले रीजन में, स्टेट ऑफ हार्मुज के पास में, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर कि देखते हैं क्या कंडीशन है यहाँ पर एक तरीके से ना USA को कई बार मजा चखाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो मैप में जाकर देखना, आप लोगों के लिए मैप बेस्ड है, कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देंगे किस दिन टाइम लगा के, पर थोड़ा सा होमवर्क कर लेना। ठीक है, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आप लोगों को जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कल मैंने जो आप लोग की वोकेबलरी थी
वो डिस्कस करना मैं भूल गया, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था पर बता दिया था कि हाँ वोकेबलरी है पीपीटी में। कई सारे बच्चों ने सेंटेंस फॉर्म किए उसके ऊपर, तो इसको कहते हैं सीरियस स्टूडेंट, इसको कहते हैं पढ़ाई करने वाला बच्चा। मतलब उनको ये नहीं है कि मतलब सर का टाइम नहीं लगा अगर आज कोई बात नहीं, पर उन्होंने अपना काम पूरा किया। अगर वो वाली टेंडेंसी आप लोग के अंदर आ गई ना तो आप लोग अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आओगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइना के साथ में बात करें यहाँ पर, तो पूछा है कि यार बता दो यार डेटा वेटा सब छुपाए बैठे हो तुम, कल को चलकर और लोगों की जान जाएगी तब अच्छा रहेगा क्या। तो ये हरकतें आप लोग समझ सकते हैं, चाइना कोविड-19 का सारा डेटा छुपाए बैठा है। आप लोग मास्क यूज़ कर रहे हो, मास्क यूज़ करते रहना यार, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लापरवाही बरतोगे तो फिर आप तो बीमार होगे, घर वालों को भी बीमार करोगे, ये बात ध्यान रखना। कौन बनेगा करोड़पति, छोटू यहाँ पर स्कीम है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन के आंसर देने हैं यहाँ पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर बात की जा रही है एक प्रक्रिया से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड जो सैनिटेशन है यहाँ पर, ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी डेवलप किया गया एक प्रोटोटाइप, जिसमें किसको वोट देने के लिए अलाउ किया जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन, डोमेस्टिक माइग्रेंट, एल्डरली सिटीजन अबव 18 या पर्सन विद डिसेबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के बहुत ही जाते हैं। इंडिया का फर्स्ट जो नीलगिरी थार जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा अभी स्टेट के द्वारा लाया गया, डिस्कस किया था, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर कर्नाटक, बताइए। कौन सा इंडियन जो विच इंडियन आर्म फोर्स जो है उसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया ब्रह्मोस का एयर वर्जन, नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड। तो हर जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन से आंसर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिवर है जिसका नाम है गमातोज। जो रिवर है ये आप लोगों को यहाँ पर मैप में दिखाई दे रही है, तो इसकी एग्जैक्ट आप लोगों को यहाँ पर लोकेशन आप लोग बतानी है, ठीक है। बताइए कहाँ पर ये रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये रिवर जो है टोटल आप लोगों को 645 किलोमीटर लंबी रिवर आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ईस्टर्न जो कैप प्रोविंस है साउथ अफ्रीका के अंदर आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर ये नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से फॉर्म करती है एक मीटिंग पॉइंट यहाँ पर, जो कि पर्टिकुलर रिवर है कौगा, और इसी के साथ में ग्रूट रिवर, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं साउथ अफ्रीका की रिवर है, कई इंटरनेशनल रिवर जो है मैच करने के लिए आती है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अटेम्प्ट करो इसको और सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर अभी बताऊंगा, पहले एक बार अटेम्प्ट कर लो, इसके बाद में फिर वोकेबलरी डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये इनोग्रेट किया गया वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर अभी लगभग 7,800 करोड़ की स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई, जिसमें यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल के अंदर में। ये वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, साफ सुरक्षा के बारे में भी यहाँ पर बात की जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बताया अभी डोमेस्टिक जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको वोटिंग का अधिकार यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ट्रायल बेसिस पर काम कर रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। ये तमिलनाडु में यहाँ पर इसको अभी लॉन्च किया गया, जो मैंने डिस्कस किया था ये टॉपिक आप लोगों से, ठीक है। लगभग 25 करोड़ रुपए लगाकर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है 5 साल का, 2022 से लेकर 2027 तक का। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके तहत यहाँ पर जो ये जानवर है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो ये स्कीम है, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इमीडिएटली पूछ ले जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर ये वर्जन लॉन्च किया गया ब्रह्मोस का, काफी अच्छे से याद रखिएगा। ये सुखोई 30 से यहाँ पर हम लोगों ने इसको बेसिकली टारगेट किया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, रसिया और इंडिया मिलकर इसको बनाते हैं। रिवर के नाम आप लोगों को पता ही है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किस किस रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया। सी सेट का क्वेश्चन है, आंसर डी है 32, देखना एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है। तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट डेली अटेम्प्ट किया करो ताकि चीजों को अच्छे से मेंटेन करके चल सको, ओके। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे और सही डायरेक्शन में आप लोग की एनर्जी को लगाएंगे। इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर रेडिसेंस, इसका मतलब होता है अल्पभाषी, यानी कि कई बार ना एक तरीके से इंसान जो है वो हेजिटेट होता है, साय रहता है, अपनी बातें नहीं बोल पाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे तो ऐसे हैं जो किसी से कोई बात मांग ले कोई, उसको नो नहीं कह पाते हैं, उनके मुंह से नो ही नहीं निकलता है, नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये कहना भी आप लोगों को सीखना चाहिए। यहाँ पर ये शब्द जो है यहाँ पर इसके जो है गायब हो गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये रेडिसेंस है, इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए और इसको जिंदगी में आप लोगों को बेसिकली निकालना है, अपनी जिंदगी में नहीं रखना है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है एक्वेंसिस, इसका मतलब होता है रजामंदी। किसी चीज के लिए आप लोग चीजों को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, बिना किसी अपोज के, बिना किसी प्रोटेस्ट के। तो एक्सेप्ट करना है यहाँ पर, एक तरीके से एसेंट दे देना, ये यहाँ पर आप लोगों को शब्द देखने को मिलेगा। तो ये शब्द सारे न्यूज़पेपर में यूज होते हैं रेगुलरली। ये शब्द है यहाँ पर इंसोसिएंट, इसका मतलब होता है बेपरवाह, ठीक है, यानी कि एक तरीके से किसी चीज की चिंता ना करना, तो कहना बेपरवाह, तो एक तरीके से लापरवाह, बेपरवाह कुछ ही बोल सकते हैं।
पर लेकिन एक तरीके से ज़्यादा लापरवाह होना भी सही नहीं है। अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा तो आप लोगों को कंसर्न रहना चाहिए और चीज़ों को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चीज़ों को लेकर लापरवाह हुए बैठे हैं, बस हाँ जो चल रहा है होता रहेगा, ऊपर वाला सब देख लेगा, ठीक है। ऊपर वाला भी उसी का नहीं, ऊपर वाले के भरोसे मत बैठो, क्या पता तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो याद रखना, चीज़ों को लेकर भावुक हो जाना एक इसको बोलते हैं लैकेडिसिकल, ठीक है। तो भावुक बेसिकली किसी चीज़ों को लेकर हो जाना एक तरीके से ना एक, या फिर आप लोग बोल सकते हो लैक ऑफ इंथुजियाज्म बोल सकते हो कि एक चीज़ों को नहीं करने में कई बार ऐसा रहता है कि इंसान जो है अंदर से ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो कई बार हेजिटेट होना भी कई बार आप लोग बोल सकते हैं कि यार वो नहीं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि कई सारी चीज़ों को लेकर इंसान जो है एक तरीके से कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो वाली बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉजिटिव, ये होता है बेसिकली अपमानजनक एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तरीके से डेरोगेटरी बोल सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। एक गलत तरीके से यानी एक्सप्रेस का एक तरीके से डिसअप्रूव करना है, अपना करना, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द है पेजोरेटिव, ठीक है। तो ये है इसके बारे में शब्द, तो याद रखिएगा। कई सारे बच्चे डिटेल में देते हैं यहाँ पर, देखिए मोनिका के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए और सेंटेंस फॉर्म किए गए, अच्छा लगा मुझे क्योंकि मैंने इसको डिस्कस भी नहीं किया था। तो इस तरीके से यार पार्टिसिपेट करो, अच्छा भी लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं ना बोलूँ फिर भी आप लोग करो तो मजा आता है। बेंजामिन नेतन्याहू जो मैंने आप लोगों से पूछे थे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन गए फिर से, तो इनके बारे में भी इन्होंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। और मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि अपना साल कैसा रहा ये आप लोग बताना। तो निकिता के द्वारा अपने साल को पूरा रिव्यू कर दिया गया है। कई सारे बच्चों के द्वारा कई सारी बातें की गई कि सर टारगेट ये कि एक भी दिन वीडियो मिस नहीं करनी है। तो आप लोग सोचो यार, आप लोगों को क्या टारगेट बनाना है और कैसे आप लोग अपनी ज़िंदगी लेकर चलना चाहते हो। यही मौका है, शानदार तरीके से आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो लाइफ में। तो अच्छे से लेकर चलो यार ज़िंदगी, आप लोगों को ही सुधारनी है। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, दूसरों के भरोसे मत बैठो, अपनी ज़िंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो और उसको इंप्रूव करो डे बाय डे। एक दिन देखना, एक एक ईंट रखते जाओगे ना, एक दिन इतनी शानदार इमारत बनेगी कि लोग देखकर हैरान रहेंगे। पर लेकिन उनको आप लोगों की मेहनत नहीं पता होगा कि हम लोगों ने हर एक दिन एक ईंट रखी है। तो इस तरीके से ज़िंदगी लेकर चलनी है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से ज़िंदगी को लेकर चलोगे। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, उसका सोल्यूशन होता है, बस आप लोगों के अंदर थोड़ा सा साहस होना चाहिए उसके साथ में लड़ने का, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बताना जरूर कैसा रहा आज का दिन और हाउस द जोश, लो तो नहीं हुआ है, होना भी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। इसी तरीके से एंजॉय करते रहो यार, नया साल है, खुश रहो, ठीक है। और खुशी के साथ में प्रॉब्लम, दिक्कत भी, समस्याएं भी ना आधी हो जाती हैं, ध्यान रखना। तो लव यू ऑल यार, अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। बाकी मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो और एंजॉय करते रहो।